So the most awaited video of the year is here. Income tax के amendments for May, September 26 and January 27. ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के उन लोगों को हेल्प करेगी, क्या बोल रहा हूँ मैं, इन लोगों के हेल्पफुल करेगी क्या? ये वीडियो स्पेशली उन लोगों को हेल्प करेगी जिन लोगों ने अभी जनवरी 26 में एग्जाम्स दिए हैं और मई 26 में अब दोबारा से देना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि बीच में कितने अमेंडमेंट्स आए हैं। एक तो वो, प्लस जो लोग ऑलरेडी मई 26 की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग अभी ऑलरेडी क्लासेस ले रहे हो, आप लोग भी अगर ये वाली वीडियो एक बार देख लोगे तो इसमें कई सारी कुछ एक्स्ट्रा चीजें आई हैं जो ICAI ने अभी रिसेंटली स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू निकाली हैं। ठीक है, तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जिन लोगों ने जनवरी में एग्जाम दिया था और जो लोग ऑलरेडी पहले से मई 26 की तैयारी कर रहे हैं। मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि चाहे आप किसी भी टीचर से क्लासेस कर रहे हो या आपने नहीं क्लासेस की हैं या कुछ भी है, तो आप ये वाली वीडियो एक बार जरूर देख लेना। क्योंकि होता क्या है कि जो भी चेंजेस होते हैं ना लॉ के अंदर, जो भी अमेंडमेंट्स होते हैं, उससे काफी ज्यादा क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि जो चीजें भी यहां पर मैं आपको बताऊंगा उन चीजों से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं, तो इट विल एक्चुअली हेल्प यू अलॉट। तो इसलिए ये वाली वीडियो आप लोग ढंग से देख लेना। ठीक है, अब बात आती है सर कि नोट्स इसके कहां से मिलेंगे, तो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट से बता देता हूं। तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे। ठीक है, ये वाला जो वीडियो है आप लोगों की, जहां पर जो ये वाली वीडियो चल रही है, आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आओगे तो यहाँ पर आपको यूजफुल लिंक्स दिखाई देंगे। ठीक है, अब यूजफुल लिंक्स में आपको सबसे पहले मेरी वेबसाइट का लिंक दिखाई देगा, ऑफिशियल वेबसाइट, आप लोग इस पर क्लिक करना। जैसे ही आप लोग मेरी वेबसाइट पर आओगे, आप लोगों के सामने ही मेरी वेबसाइट का पेज ओपन हो जाएगा। बाय द वे, हम लोग 27 जनवरी से फास्ट ट्रैक टैक्सेशन बैच लेकर आ रहे हैं, मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 के स्टूडेंट्स के लिए, जहां पर हम लोग सभी कुछ फास्ट ट्रैक पेस में करेंगे और वहां पर 4 बुक्स भी आपको मिलने वाली हैं, इनकम टैक्स की और GST की मेरी कॉम्प्रिहेंसिव सेल्फ स्टडी बुक्स भी मिलेंगी और आपको क्वेश्चन बैंक्स भी मिलेंगे इनकम टैक्स के और GST के, तो आपको स्कैनर्स भी मिलेंगी। तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर सारे पिछले 20 अटेम्प्ट्स के RTPs, MTPs, PYQ सब कुछ रहेगा, MCQs 2000 से ज्यादा MCQs, बहुत सारी चीजें। तो अगर आप लोग ये फास्ट ट्रैक बैच में एनरोल करना चाहते हो तो आप लोग इसमें एनरोल कर सकते हो। 31 जनवरी तक इस पर 25% का ऑफ का ऑफर भी चल रहा है। तो अगर आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये 5100 रुपीज का बैच आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा है। असल में प्राइस इसका 6800 रुपीज है। ठीक है, एनीवे, तो मैं आपको बता रहा था, आप मेरी वेबसाइट पर आओगे, इसको फिलहाल चाहो तो क्लोज कर देना, आप यहाँ पर कोर्सेज पर क्लिक करना। कोर्सेज पे जब आप लोग क्लिक करोगे तो आपके पास मल्टीपल चीजें दिखाई देंगी। एक तो CA के कोर्सेज दिखाई देंगे, स्टॉक मार्केट कोर्सेज दिखाई देंगे और आपको यहाँ पर CA बुक्स दिखाई देंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप सबसे पहले CA कोर्सेज में जब व्यू ऑल पर क्लिक करोगे तो व्यू ऑल पे आप लोगों को यहाँ पर काफी सारे कोर्सेज दिखाई दे जाएंगे विच आर पेड एज वेल एज फ्री। तो ये टैक्स का जो फास्ट ट्रैक बैच है, जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, जिसके बारे में अभी मैंने आपको बताया, तो इसमें आप लोग देख सकते हो 6800 रुपीज की इसकी प्राइसिंग है। लेकिन ये अभी 31 जनवरी तक दिस इज अवेलेबल एट 25% डिस्काउंट। आपको कोई कोड वगैरह कुछ नहीं लगाना है, तो डायरेक्टली आपको 5100 रुपीज में मिल जाएगा। वंस अगेन सब कुछ कवर होगा, 100% कवरेज होगी, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस होगी। हम लोग यहाँ पर MCQs भी करेंगे, हम लोग यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी करेंगे, 2000 से ज्यादा आपको MCQs मिलेंगे। LMS की एक्सेस रहेगी आपके पास, मल्टीपल तरीके रहेंगे आपके पास रिवाइज करने के लिए, 4 बुक्स हैं, बहुत कुछ है। तो मतलब दिस इज अ कंप्लीट श्योर शॉर्ट पैकेज। ठीक है, तो अगर आपको मई 26 के लिए आप सीरियस हो और आप जेन्युइनली सीरियसली इसको क्लियर करना चाहते हो तो फास्ट ट्रैक बैच इज द अल्टीमेट वे टू गो। कमिंग बैक टू इस वाले के नोट्स आपको कहां से मिलेंगे, जो हमारा अमेंडमेंट सेशन है, तो ये आप इसके बगल में देखना, दिस इज अ टैक्सेशन रिविजन कोर्स। ठीक है, तो ये जो टैक्सेशन रिविजन कोर्स है, दिस इज अ फ्री कोर्स। ठीक है, तो जो भी हम लोग यहाँ पर यूट्यूब पे रिविजन वीडियोस लाते रहेंगे और जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस थोड़ी बहुत जो भी यूट्यूब पे होगा, तो यूट्यूब पे जितना भी कंटेंट आएगा वो सारा का सारा आप लोगों को इस फ्री वाले रिवीजन कोर्स में मिल जाएगा। बट प्लीज मेक श्योर कि आप वेबसाइट पर अपना अकाउंट क्रिएट करके पहले लॉग इन कर लो। ठीक है, कई सारे लोगों के साथ क्या होता है कि वो लोग बस इस वाले लिंक पर क्लिक करते हैं और लॉग इन नहीं करते हैं वेबसाइट पे। तो पहले आपको वेबसाइट पर क्लिक करके लॉग इन करना होगा, अपना अकाउंट क्रिएट करना होगा और उसके बाद ही फिर आपको ये सारे रिसोर्सेज की एक्सेस मिल पाएगी। ठीक है, तो यहां पर जब आप लोग नीचे आओगे तो आप देखोगे यहाँ पर अमेंडमेंट्स फॉर मई 26 ऑलरेडी यहाँ पर बना हुआ है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स की हेडिंग बनी हुई है। इनकम टैक्स अमेंडमेंट वीडियो पर जब आप लोग क्लिक करोगे तो ये वाली वीडियो ओपन हो जाएगी एंड देन यू हैव इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स नोट्स आल्सो। तो ये नोट्स, तो ये जो भी नोट्स मैं यहाँ पर रेफर करने वाला हूँ, इन नोट्स का लिंक यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो नोट्स को। ठीक है, सो दिस इज द थिंग। बाकी फास्ट ट्रैक बैच हम लोगों का 27 से स्टार्ट हो ही रहा है, तो उसको आप लोग एक बार जरूर कंसिडर कर लेना अगर आप लोग सीरियसली मई 26 को क्लियर करना चाहते हो तो। ठीक है, ऑलराइट, सो जनवरी 26 में अगर आप लोगों ने एग्जाम्स दिए थे और तब से अब मई 26 में काफी सारे चेंजेस आ गए, उन सभी चेंजेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि अगर आप लोग ऑलरेडी मई 26 की तैयारी कर रहे हो, आप लोग ऑलरेडी मई 26 की क्लासेस कर रहे हो, तब भी आपको ये वाला लेक्चर देखने की जरूरत है, क्योंकि कुछ कुछ चेंजेस स्टडी मटेरियल के बाद आए में, मतलब जब स्टडी मटेरियल आ गया था, ICAI का स्टडी मटेरियल आ गया था, तो उसके बाद कुछ कुछ और चेंजेस आए जो ICAI ने
स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू आप लोगों के सामने रिलीज किया। ठीक है, चलिए सर शुरू करते हैं अपना सबसे पहला मुद्दा। तो ये एक प्रॉपर मैंने आप लोगों के लिए एक बुकलेट टाइप की बनाई हुई है, उस बुकलेट को आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको कि आप किस तरह से ये नोट्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में। तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में हम लोग बात करते हैं रेट्स ऑफ टैक्सेशन के बारे में, सरचार्ज, मार्जिनल रिलीफ और इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो जो ओल्ड स्कीम है, ओल्ड स्कीम में बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन न्यू स्कीम में चेंजेस है। ठीक है, जो आपने जनवरी 26 तक पढ़े वो ये वाले रेट्स थे न्यू स्कीम के। ठीक है, जनवरी 26 तक आप लोगों ने ये वाले रेट्स पढ़े न्यू स्कीम के, कि 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं आएगा, 3 लाख से 7 लाख रुपए तक 5% का एंड सो ऑन। लेकिन अब ये रेट्स चेंज हो चुके हैं और अब चेंज रेट्स ये आपके सामने ये रहे। तो मई 26, सितंबर 26, ठीक है, मई 26, सितंबर 26 एंड जनवरी 27, ये तीनों अटेम्प्ट्स के लिए वाले रेट्स एप्लीकेबल होंगे। 4 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 4 लाख से 8 लाख पर 5% के रेट से टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख पर 10% के रेट से टैक्स लगेगा। 12 लाख से 16 लाख तक 15% के रेट पर टैक्स लगेगा। 16 लाख से 20 लाख तक 20% के रेट पर टैक्स लगेगा। 20 लाख से 24 लाख तक 25% के रेट पर टैक्स लगेगा और 24 लाख रुपए से ऊपर 30% के रेट पर टैक्स लगेगा। ठीक है, तो अब यहां पर आप लोगों के लिए एक्चुअली याद रखना भी काफी सिंपल हो जाएगा, क्योंकि यहां पर लेफ्ट में 4 की टेबल चल रही है, 4, 8, 12, 16, 20 और 24। ठीक है, और राइट साइड में आपके पास 5 की टेबल चल रही है। तो इट्स वेरी सिंपल, 5, 10, 15, 20, 25, 30। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये जो न्यू स्कीम के रेट्स हैं वो अभी चेंज हो चुके हैं। ऑल्सो सरचार्ज, ऑल्सो सॉरी नॉट सरचार्ज, रिबेट, रिबेट अंडर सेक्शन 87A जो न्यू स्कीम है, ओल्ड स्कीम में सब कुछ एग्जैक्टली सेम है, मैं सब न्यू स्कीम के बारे में बात कर रहा हूं। तो ओल्ड स्कीम, न्यू स्कीम में आप लोगों ने पहले रिबेट के लिए क्या पढ़ा था कि अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपीज या उससे कम है तो फिर आपको 25,000 रुपीज की रिबेट मिलती है। ठीक है, लेकिन अब न्यू स्कीम में रिबेट वाली जो लिमिट्स हैं वो चेंज हो गई हैं। अब अगर आपकी लिमिट 12 लाख रुपए तक है, अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको रिबेट मिल जाती है 60,000 रुपीज की। ठीक है, क्यों? क्योंकि न्यू स्कीम के हिसाब से, न्यू स्कीम के रेट्स के हिसाब से अगर आप 12 लाख रुपए की इनकम पर टैक्स कैलकुलेट करते हो तो वो 60,000 रुपीज आता है। तो 100% ऑफ द टैक्स लाइबिलिटी या फिर 60,000 रुपीज व्हिचएवर इज लोअर की आपको रिबेट मिल जाती है। राइट राइट, तो बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन में ये चेंजेस थे, मेजर चेंजेस हैं, क्योंकि जब एग्जाम में अब क्वेश्चंस आएंगे तो आपको ये वाले रेट्स ध्यान में रखने होंगे। ओल्ड स्कीम वाले रेट्स वही हैं, 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख, फिर 5 लाख से 10 लाख और 10 लाख के ऊपर। लेकिन न्यू स्कीम वाले जो रेट्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। 4 लाख तक नील, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 से 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25% एंड 24 के अबव 30%। ये वाले रेट्स आप लोगों के सामने हैं। रिबेट की लिमिट एक्सटेंड हो चुकी है, रिबेट की लिमिट एक्सीड हो चुकी है। अब 12 लाख रुपए तक की अगर आपकी इनकम है तो आपको 100% टैक्स की रिबेट मिल जाएगी, या फिर 60,000 रुपीज व्हिचएवर इज लोअर। ठीक है, तो ये तो हम लोगों के चेंजेस हो गए इन चैप्टर नंबर 1 बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन। ठीक है, बेसिक्स ऑफ टैक्सेशन के इसके बाद अब हम लोग आ जाते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर पर, और नेक्स्ट चैप्टर है हम लोगों का इनकम फ्रॉम सैलरीज। अब देखो इस चीज में ध्यान देना आप लोग, इनकम फ्रॉम सैलरीज में आप लोगों को याद है स्पेसिफाइड एम्प्लॉय करके एक कॉन्सेप्ट होता था। तो कौन होता था स्पेसिफाइड एम्प्लॉय? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय एक ऐसा एम्प्लॉय होता था जो या तो किसी मैनेजरियल पोजीशन पर होता था, या तो जिसके पास अच्छी खासी शेयर होल्डिंग है कंपनी की, या फिर उसकी एनुअल सैलरी 50,000 रुपीज से एक्सीड होती थी। राइट, ठीक है, ये हम लोगों ने स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की लिमिट पढ़ी थी, लेकिन अब ये लिमिट 50,000 रुपीज से इंक्रीज होकर 4 लाख रुपीज की हो गई है। तो नाउ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय विल बी अ पर्सन जिसकी लिमिट इंक्रीज होकर 4 लाख रुपीज हो गई है। अब ये वाला जो चेंज है ये आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये आईसीएआई ने एक स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू दिया हुआ है। ठीक है, तो अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय की जो लिमिट है वो 50,000 रुपीज से बढ़कर 4 लाख रुपीज हो गई है। तो दिस इज समथिंग दैट इज रेलेवेंट फॉर द पीपल हु अपीयर्ड इन जनवरी 26 एंड आर गोइंग टू अपीयर इन May 26 as well as for people who are going to appear in May 26 for the first time। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए रेलेवेंट है। ऑलराइट, नेक्स्ट, एनहांसमेंट ऑफ जीटीआई लिमिट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड। अब याद करो सैलरीज में हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाते हो, अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाते हो तो वहां पर आपको एक्सपेंडिचर इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवल फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट अब्रॉड वाज अवेलेबल ओनली अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए तक थी। ट्रीटमेंट और स्टे का तो बेनिफिट आपको मिल जाता था टू अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। याद आ रहा है कि जो ट्रीटमेंट और स्टे वाला, सॉरी जो ट्रीटमेंट और स्टे वाला एक्सपेंडिचर था उसका डिडक्शन आपको मिल जाता था अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय द आरबीआई। आरबीआई ने जितनी लिमिट प्रिस्क्राइब की उतने का आपको डिडक्शन मिल जाता था। लेकिन अगर आप ट्रैवल एक्सपेंडिचर कर रहे हो तो इसका डिडक्शन आपको तभी मिलता था अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम अप टू 2 लाख रुपीस होती थी तब।
ठीक है, अब इस वाली लिमिट को भी एक्सटेंड करके 8 लाख रुपए कर दिया है। तो सैलरीज हेड में ये दो मेजर अमेंडमेंट्स आपके सामने आए हुए हैं। ठीक है, तो सैलरीज में कौन कौन से दो मेजर अमेंडमेंट्स हुए? एक तो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज वाली जो 50,000 रुपए की लिमिट थी उसको एक्सटेंड करके उसको बढ़ाकर 4 लाख रुपए कर दिया है कि अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वही होगा जिसकी लिमिट जिसकी एनुअल सैलरी 4 लाख रुपए या उससे ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसके इंप्लीकेशंस क्या होते हैं? इसके इंप्लीकेशंस वो होते हैं ना कि कुछ परक्विजिट सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में ही टैक्सेबल होती हैं। याद करो कि एक सपोज फॉर एग्जांपल एक परक्विजिट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर मान लो मेरे पास कोई डोमेस्टिक सर्वेंट है और उसकी सैलरी मैं अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करवा रहा हूं, उसकी सैलरी मैं अपने एम्प्लॉयर से रीइंबर्स करवा रहा हूं, तब तो ये हर एम्प्लॉय के हाथ में टैक्सेबल हो जाता था। लेकिन अगर मुझे डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड ही मेरे एम्प्लॉयर ने किया तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल तभी होगा इफ आई वाज अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर मैंने डोमेस्टिक सर्वेंट हायर किया और उसकी सैलरी मुझे पे करनी है लेकिन उसकी सैलरी का रीइंबर्समेंट मैं अपने एम्प्लॉयर से ले रहा हूं, तब तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा एज अ परक्विजिट, चाहे मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हूं चाहे मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हूं। लेकिन अगर मेरे घर पे एक डोमेस्टिक सर्वेंट मेरे एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया हुआ है तो ये मेरे हाथ में टैक्सेबल परक्विजिट तभी बनेगी इफ आई एम अ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। तो पहले स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए लिमिट क्या थी? 50,000 रुपीज की थी। अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए लिमिट क्या हो गई है? अब स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के लिए लिमिट 4 लाख रुपीज हो गई है। सिमिलरली मेडिकल फैसिलिटीज वाली जो परक्विजिट के बारे में हम लोगों ने बात की थी, तो उसमें क्या था कि अगर आप मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इंडिया के बाहर जाते हो तो जो ट्रीटमेंट और स्टे वाला बेनिफिट है उसका डिडक्शन आपको किस लिमिट तक मिलेगा? उसका एग्जेम्पशन आपको कौन सी लिमिट तक मिलता है? अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय आरबीआई। लेकिन जो ट्रैवल वाला एक्सपेंडिचर है उसका डिडक्शन आपको तभी मिलता था अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से कम होती थी। लेकिन अब इस 2 लाख रुपए वाली लिमिट को बढ़ाकर 8 लाख रुपए कर दिया है। तो ये हम लोगों के दो मेजर सैलरीज के एडजस्टमेंट्स भी यहां पर आकर क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो हमारा चैप्टर 1 हो गया बेसिक्स। ठीक है, उसमें न्यू स्कीम में हमारे पास चेंजेस है। चैप्टर नंबर 2 रेजिडेंस एंड स्कोप ऑफ टोटल इनकम, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। चैप्टर नंबर 3 सैलरीज, उसमें हो गया। चैप्टर नंबर 4 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, उसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है। आओ हम लोग चैप्टर नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला जो मेजर अमेंडमेंट आया है वो आया है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी सेक्शन 43BH से रिलेटेड। ठीक है, अब सेक्शन 43B कहता क्या था? ये कहता था कि देखो अगर आप माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो आपको अक्रूवल बेसिस पर उसका रिडक्शन तभी मिलेगा अगर आपने अग्रीमेंट के तहत उसका पेमेंट टाइमली कर दिया है तो। ठीक है, अगर आपने टाइमली उसका पेमेंट कर दिया है तो। अब टाइमली पेमेंट कर दिया है, ये टाइमली कैसे डिसाइड होता था? तो इसमें हम लोग बात करते थे कि अगर अग्रीमेंट है तो फिर जो भी डेट अग्रीमेंट में मेंशन है नॉट एक्सीडिंग 45 डेज, और अगर मान लो अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पेमेंट करना होगा। तो अगर आपने किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज के साथ कोई भी ट्रांजैक्शन में एंटर किया, उसको अगर आपने पेमेंट 15 दिन के अंदर अंदर कर दिया तब तो उसका रिडक्शन आपको अक्रूवल बेसिस पर मिल जाएगा। अदरवाइज आपको उसका रिडक्शन उसी साल मिलेगा जिस साल आपने उसका पेमेंट किया। ये हम लोगों का माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस पे के साथ ट्रांजैक्शन करने वाला लॉ था। ठीक है, अब इसमें अगर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं तो इसमें यह था कि भाई कौन सी ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग बोलेंगे कि यस दिस इज अ माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन, यस दिस इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, यहां पर मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में भी बात नहीं की गई है। ठीक है, यहां पर मीडियम एंटरप्राइजेस के बारे में बात नहीं की है। अगर मीडियम एंटरप्राइज के साथ मैंने कोई ट्रांजैक्शन किया तो अक्रूवल बेसिस पर मुझे रिडक्शन मिल जाएगा, चाहे मैंने टाइमली पेमेंट किया हो चाहे मैंने टाइमली पेमेंट नहीं किया हो। ठीक है, तो ये जो 43BH है ये दिस अप्लाइज ओनली टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, दिस डज नॉट अप्लाई टू मीडियम एंटरप्राइजेस। डन, ऑलराइट। तो अब यहां पर क्या हो गया, आओ देखते हैं इसको। ऑलराइट, तो यहां पर तो मैंने आप लोगों को ये वाला लॉ ही समझाया है कि 43BH कहता क्या है कि where a taxpayer purchases goods or services from a micro or small enterprise, deduction of such expenditure shall be allowed only if payment is made within the time limit prescribed under the MSMED Act. ठीक है, if the payment is not made within the prescribed time, deduction shall not be allowed in the year of accrual but shall be allowed in the year in which the actual payment is made. अब टाइम लिमिट क्या है? वेयर देयर इज अ रिटन अग्रीमेंट तो 45 डेज से ज्यादा नहीं होना चाहिए, वेयर देयर इज नो रिटन अग्रीमेंट तो 15 दिन के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। इसके बारे में अभी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कशन कर लिया। ठीक है, नाउ जो चेंज आया है वो आया है मीनिंग ऑफ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस में। तो जनवरी 26 तक माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए आपका मतलब क्या होता था कि अगर प्लांट एंड मशीनरी में इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए या उससे कम है एंड टर्नओवर 5 करोड़ रुपए या उससे कम है, दोनों कंडीशंस फुलफिल होनी चाहिए।
ठीक है, कि प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ रुपए या उससे कम है एंड टर्नओवर आपका 5 करोड़ रुपए या उससे कम है, तो आप माइक्रो एंटरप्राइज बोलते थे। लेकिन अब मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 26 के लिए इन लिमिट्स को इंक्रीज करके 2.5 करोड़ रुपीस और 10 करोड़ रुपए कर दिया गया है। एंड सिमिलरली स्मॉल एंटरप्राइज की भी लिमिट्स को चेंज कर दिया गया है। ध्यान से देखना, जनवरी 26 के लिए आपके पास ये वाली लिमिट्स थी, मई 26 के लिए आपके पास ये वाली लिमिट्स आ गई हैं। तो प्लांट एंड मशीनरी में आपका जो इन्वेस्टमेंट है अगर वो 2.5 करोड़ रुपए या उससे कम है एंड साथ ही साथ आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपीस या उससे कम है, तो आप एक माइक्रो एंटरप्राइज हो। और स्मॉल एंटरप्राइज क्या हो गया? अगर प्लांट एंड मशीनरी में आपका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ रुपीस या उससे कम है एंड आपका जो टर्नओवर है वो 100 करोड़ रुपीस या उससे कम है, तो जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम लोग स्मॉल एंटरप्राइज बोलेंगे। ठीक है, तो जो मेजर चेंजेस हैं वो यही वाले हैं कि जो माइक्रो एंटरप्राइज है इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ रुपीस से 2.5 करोड़ रुपीस बढ़ गई है और टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ रुपीस से 10 करोड़ हो गई है। स्मॉल एंटरप्राइजेस में इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ से 25 करोड़ रुपीस हो गई है और टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ रुपीस से 100 करोड़ रुपीस हो चुकी है। ठीक है, ये हम लोगों का माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से रिलेटेड एक छोटू सा अमेंडमेंट था। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नॉन डिडक्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस, नॉन डिडक्टिबिलिटी ऑफ सर्टेन सेटलमेंट से रिलेटेड हम कुछ कुछ और बातें करते हैं। यहां पर देखो, अब ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इसका बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें बहुत ध्यान से समझना। देखने में बहुत छोटा सा क्लैरिफिकेशन लगता है, देखने में बहुत छोटा सा अमेंडमेंट लगता है, लेकिन इसके इंप्लीकेशंस बड़े बड़े हो सकते हैं। क्या है? लेट्स लुक एट द बैकग्राउंड, लेट्स लुक एट एवरीथिंग नाउ। Section 37(1) allows deduction of business expenditure wholly and exclusively for business purposes, provided it is not prohibited by law. ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने बात की हुई है कि सेक्शन 37 में आप उन सभी खर्चों का रिडक्शन ले सकते हो जो आप अपने बिजनेसेस के लिए कर रहे हो, प्रोवाइडेड कि लॉ ने, किसी भी कानून ने उसको रोका नहीं हुआ है। ठीक है, अब आगे देखो। Explanation to Section 37(1) has been strengthened through notification number 38/25 dated 23rd April 2025. तो 23rd April 2025 को एक नोटिफिकेशन आई थी और उसके थ्रू एक एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? Expenditure incurred to settle proceedings under specified laws shall not be deemed to have been incurred for business purposes. मतलब अगर आपने कुछ स्पेसिफाइड लॉज की प्रोसीडिंग्स को सेटल करने के लिए कुछ एक्सपेंडिचर इनकर किया है, ठीक है, तो उसको आपका बिजनेस का खर्चा नहीं माना जाएगा। अब ये कौन से स्पेसिफाइड लॉज हैं उसको हम लोग यहां पर देखेंगे। हेंस सच एक्सपेंडिचर इज नॉट अलाउएबल एज डिडक्शन। अब देखो कौन कौन से स्पेसिफाइड लॉज कवर्ड है यहां पर। तो एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर सेटलमेंट अंडर द फॉलोइंग लॉज इज नॉट डिडक्टेबल। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशंस एक्ट 1956, डिपॉजिटरीज एक्ट 1996, कंपटीशन एक्ट 2002। इसका इंप्लीकेशन समझना, इसका इंप्लीकेशन समझना। जो आपका क्वेश्चन नंबर 1 आता है, वो वाला जो बड़ा वाला क्वेश्चन आता है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन वाला, इनकम टैक्स लायबिलिटी वाला, कंप्यूटेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन वाला जो क्वेश्चन आता है, वहां पर आपके पास एक छोटू सा जो पीएनएल आपको बनाकर देंगे या जो भी एडजस्टमेंट देंगे, वहां पर एक छोटा सा एडजस्टमेंट ये लोग आपको देंगे कि इतना पेमेंट, सपोज या लेट्स से एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ठीक है, लेट्स से आपका पीएनएल यहां पर आपको दिया हुआ है और यहां पर दे दिया टू एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, और अब यहां पर नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है कि द अमाउंट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सपोज आपके पीएनएल में 1 लाख रुपए, और अब यहां पर पीएनएल के नीचे एडजस्टमेंट्स में लिखा हुआ है कि 30,000 रुपीज इंक्लूडेड इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस रिलेट्स टू द सेटलमेंट अंडर द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। कि सेबी के अंडर हम लोगों ने सेटलमेंट करने के लिए 30,000 रुपए पे किए, तो अगर सेबी के अंडर सेटलमेंट करने के लिए हम लोगों ने 30,000 रुपए का पेमेंट किया है, तो क्या उसका रिडक्शन मुझे मिलेगा? क्या उसका रिडक्शन मुझे मिलेगा? उसका रिडक्शन मुझे बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मली बिजनेस एक्सपेंडिचर का रिडक्शन हमें मिल जाता है। कोई भी एक्सपेंडिचर अगर हम लोग करेंगे तो उसका रिडक्शन हमें मिलेगा, प्रोवाइडेड वो एक बिजनेस एक्सपेंडिचर होना चाहिए। लेकिन अगर मैंने सेबी एक्ट 1992 के हिसाब से के सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया, या मैंने सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 के सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया, या मैंने डिपॉजिटरीज एक्ट 1996 के सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया, या मैंने कंपटीशन एक्ट 2002 के सेटलमेंट के लिए पेमेंट किया, तो उसको बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं माना जाएगा एंड हेंस दैट विल बी डिसअलाउड, दैट विल नॉट बी अलाउड। आई होप ये वाली बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है, और अगर आ रही है तो इसी बात पर वीडियो को आप लोग लाइक करेंगे और कमेंट में टाइप करेंगे बूम, और मैं पानी पी लेता हूं। पीजीबीपी के एडजस्टमेंट्स के बाद हम लोग आ जाते हैं कैपिटल गेन्स वाले एडजस्टमेंट्स में। ठीक है, तो देखो कैपिटल गेन्स में
एज सच कोई नया चेंज नहीं आया है, ठीक है, कैपिटल गेन्स में एज सच कोई नया चेंज नहीं आया है, लेकिन फिर भी कैपिटल गेन्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है कि ये आप लोगों के लिए समझना और याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनवरी 26 वाले अटेम्प्ट के लिए आप कैपिटल एसेट्स के क्लासिफिकेशंस दो अलग अलग डेट्स के हिसाब से पढ़ते थे कि 23 जुलाई 2024 से पहले वाला क्या क्लासिफिकेशन होगा और 23 जुलाई 2024 के बाद एसेट्स का कैसे कैसे क्लासिफिकेशन होगा, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि जब हम लोग मई 26 के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा असेसमेंट ईयर कौन सा है, हमारा असेसमेंट ईयर 26-27 है, राइट। मतलब दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंसिकल, इसको तो मैं अमेंडमेंट में इसको नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, जाहिर सी बात है। जनवरी 26 के लिए आपके लिए असेसमेंट ईयर 25-26 एप्लीकेबल था, यानी प्रीवियस ईयर 24-25 एप्लीकेबल था, और अब मई 26 के लिए प्रीवियस ईयर 25-26 एप्लीकेबल है, वेरी कॉमन सेंसिकल। अब आप मुझे एक बात बताओ, क्या 23 जुलाई 2024 प्रीवियस ईयर 25-26 में आएगी क्या? नहीं। So the date 23rd July 2024 has still got its significance, but not for the previous year 25-26, because any asset transferred during the previous year 25-26 will automatically be transferred after 23rd July 24, है ना। प्रीवियस ईयर 25-26 में आप किसी भी एसेट को अगर ट्रांसफर करोगे तो वो 23rd जुलाई 2024 के तो बाद ही ट्रांसफर होगा, एकदम सीधी सी बात है। अब देखो अमेंडमेंट 1, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ होल्डिंग पीरियड फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। अब ये आप लोगों को मालूम है, ऑलरेडी मालूम है, मैं बस कंसोलिडेट कर रहा हूं एक चीज, ठीक है। देखो, सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या यूनिट्स ऑफ यूटीआई और जीरो कूपन बॉन्ड, अगर 12 महीने या उससे पहले आपने बेच दिए तो फिर ये शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा, 12 महीने के बाद बेचे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा। बाकी सभी कैपिटल एसेट्स के लिए 24 मंथ्स का डिमार्केशन आ चुका है, ठीक है। तो जनवरी 26 में आपको देखना पड़ता था कि अच्छा 23 जुलाई 2024 से पहले का क्लासिफिकेशन है या 23 जुलाई 2024 के बाद का क्लासिफिकेशन है। अभी ये वाला पंगा एकदम एकदम सॉर्ट हो चुका है, अभी ये वाला कोई पंगा ही नहीं है, बिकॉज प्रीवियस ईयर 25-26 आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है एंड दैट इज ऑब्वियसली आफ्टर 23 जुलाई 2024, ठीक है। अब ये आप देखो, अब दूसरा टैक्स ऑन एसटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर्स इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड सेक्शन 111A। देखो, जनवरी 26 में आप ये दो रेट्स पढ़ते थे कि भाई बिफोर 23 जुलाई 24 15%, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 24 20%, लेकिन अब असेसमेंट ईयर 26-27 मई 26 ऑनवर्ड्स आप लोगों के लिए क्या हो रहा है कि कोई भी ट्रांसफर अगर प्रीवियस ईयर 25-26 में होगा तो दैट विल नेसेसरली अगर आफ्टर 23 जुलाई 2024 तो यूनिफॉर्म टैक्स रेट आ जाएगा आपका 20%। मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको कोई भी डेट पे अगर ट्रांसफर होगा तो टैक्स रेट इसमें 20% ही आ जाएगा, वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो ये मैं वही बता रहा हूं कि ये कोई अमेंडमेंट्स नहीं है, रेट के अमेंडमेंट्स नहीं है, लेकिन बस ये वाली चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट देखो अमेंडमेंट नंबर 3, टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन लिस्टेड शेयर्स या फिर इक्विटी ओरिएंटेड यूनिट्स सेक्शन 112A। हम जनवरी 26 के लिए क्या पढ़ते थे? जनवरी 26 के लिए हम लोग पढ़ते थे कि अगर डेट ऑफ ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 है तो 10% के रेट से टैक्स लगेगा ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग 1,25,000 रुपीज। अब यहां पर कई सारे लोग बार बार मुझे करेक्ट करते रहते हैं, मुझे मालूम है इस वीडियो के नीचे भी आएगा, सर ये तो आपने गलत ही बता दिया, ये तो 1 लाख रुपीज था, ये 1,25,000 नहीं था। नहीं भाई, ये 1,25,000 रुपीज ही था, ठीक है, ये 1,25,000 रुपीज ही था। तो अगर आप लोगों के अंदर बहुत ज्यादा चुल मच रही है कि आप मुझे यहाँ पर करेक्ट करोगे तो आप कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट द करेक्ट पार्ट इज कि ये 1,25,000 रुपीज ही था, ये मुझे पता है, ये मैंने बहुत अच्छे से देख लिया है, इसमें कोई गलती नहीं है। अगर आपको ये याद है कि ये 1 लाख रुपीज था तो आपको कोई दूसरा लॉ याद है, आपको कुछ और याद है, लेकिन ये प्रीवियस ईयर 24-25 में ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जनवरी 26 एग्जाम्स तक आपको क्या करना था, आपको ये याद रखना था कि 23 जुलाई 24 के पहले अगर ट्रांसफर हो रहा है तो फिर 1,25,000 रुपए के ऊपर के कैपिटल गेन्स पर 10% के रेट से आपको टैक्स लगता था, और अगर 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर हो रहा है तो 1,25,000 के एग्जेम्पशन के बाद 12.5% के रेट से टैक्स लगता था। नाउ ऑब्वियसली अगर कोई भी एसेट आप प्रीवियस ईयर 25-26 में ट्रांसफर करोगे तो जाहिर सी बात है वो 23 जुलाई 24 के बाद ही ट्रांसफर होगा, ठीक है। तो फिर आपका जो भी कैपिटल गेन्स वाला है आपको बस ये वाला रेट याद रखना है, आपको सिर्फ ये वाला रेट याद रखना है, 125 के ऊपर वाले पर 12.5%, आपको ये पुराना वाला रेट याद नहीं रखना है, ठीक है। तो आपके लिए चीजें सिंप्लीफाई हो रही हैं। ऑलराइट, टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन अदर एसेट्स, टैक्स ऑन एलटीसीजी ऑन अदर एसेट्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर, बाकी एसेट्स के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगेगा उस पर क्या टैक्स है, तो उस पर सेक्शन 112 लगता है, ओके।
जनवरी 26 तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि भाई अगर 23 जुलाई 24 से पहले ट्रांसफर होगा तो 20% के रेट से टैक्स लगेगा विद इंडेक्सेशन, लेकिन अगर 23 जुलाई 2024 के बाद ट्रांसफर होगा तो फिर 12.5% लगेगा विदाउट इंडेक्सेशन। दिस वाज ऑन एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। दिस वाज ऑन एसेट्स अदर देन लैंड एंड बिल्डिंग। और लैंड एंड बिल्डिंग के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था? लैंड और बिल्डिंग के लिए आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 है तो 20% विद इंडेक्सेशन, अगर ट्रांसफर ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है लेकिन प्रॉपर्टी हम लोगों ने पहले खरीद ली थी, लॉन्ग टर्म है, तो लोअर ऑफ 20% विद इंडेक्सेशन या फिर 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और अगर आपने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के बाद परचेज की थी तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ये आपका लगता था। और इसमें हम लोगों ने एक और चीज के बारे में बात की थी कि इंडेक्सेशन सिर्फ कंप्यूट इंडेक्सेशन वाज अप्लाइड फॉर कंप्यूटेशन ओनली टिल 22 जुलाई 2024। अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के बाद ट्रांसफर करते थे तो कंप्यूटेशन के समय आप इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं लगाते थे, सिर्फ टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करते समय आप देखते थे कि इसको विद इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना है या विदाउट इंडेक्सेशन वाला बेनिफिट देना है इसको। ठीक है, तो ये आप लोग लगाते थे। और ये ऑब्वियसली अभी मैं इस तरह से आप लोगों को समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा। हम लोगों ने इसके बेसिस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी किए थे प्रैक्टिस बैच में, तो वहां पर आपको मतलब वो आप लोगों ने देखा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा। मतलब ये उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जिन्होंने जनवरी 26 के लिए भी अच्छे से पढ़ाई की थी। ठीक है, ऑलराइट। अब क्या हो चुका है, अब देखो बड़ा सिंपल सा हो गया है। मई 26 के लिए कोई भी एसेट अगर आप प्रीवियस ईयर 25-26 में ट्रांसफर करोगे तो जाहिर सी बात है वो 23 जुलाई 24 के तो बाद ही ट्रांसफर होगा। अब अगर लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा कोई भी और एसेट आपने ट्रांसफर किया तब तो एक ही यूनिफॉर्म रेट है 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। आसान हो गई ये चीज आपके लिए। मई 26 ऑनवर्ड से आपके लिए चीज आसान हो गई है, क्योंकि कोई भी एसेट अगर आप प्रीवियस ईयर 25-26 में ट्रांसफर करोगे तो उस पर रेट लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। कोई डेट का डिमार्केशन है ही नहीं यहां पर। ठीक है, डेट का डिमार्केशन तो प्रीवियस ईयर 24-25 में था, प्रीवियस ईयर 25-26 में तो है ही नहीं, तो बड़ा सिंपल हो गया। लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इंडेक्सेशन इज नेवर अप्लाइड व्हाइल कंप्यूटिंग कैपिटल गेन्स। क्यों? क्योंकि कोई भी ट्रांसफर अगर प्रीवियस ईयर 25-26 में हो रहा है तो वो 23 जुलाई 2024 के बाद ही हो रहा है, तो कंप्यूटेशन के टाइम पर तो कभी भी इंडेक्सेशन का बेनिफिट लगेगा ही नहीं। ठीक है, कंप्यूटेशन के टाइम पर तो कभी भी इंडेक्सेशन लगेगा ही नहीं लगेगा। लेकिन टैक्स रेट कैलकुलेट करते समय आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि 20% विद इंडेक्सेशन या 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। सर ऐसा क्यों? ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी हमने खरीदी ही 23 जुलाई 24 के बाद थी। हाँ, लेकिन अगर आपने कोई भी प्रॉपर्टी 23 जुलाई 24 के बाद खरीदी थी और उसको आप प्रीवियस ईयर 25-26 में बेचोगे तो क्या वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट होगा या वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट होगा? वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट हो जाएगा। तो भाई मई 26 वाले लोगों के लिए मई 26, सितंबर 26 और जनवरी 27 यानी प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए तो ये वाली चीज बहुत ही आसान है। ठीक है, प्रीवियस ईयर 25-26 वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वाली चीज बहुत आसान है। अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिक रही है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी बिक रही है, आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते समय तो कभी भी इंडेक्सेशन नहीं लगाओगे। ठीक है, आप कैपिटल गेन्स कंप्यूट करते समय कभी भी इंडेक्सेशन नहीं लगाओगे। और अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, तो टैक्स लायबिलिटी कंप्यूट करते समय हमेशा या तो 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन या फिर 20% विद इंडेक्सेशन। लेकिन ये जो ऑप्शन है सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स और एचयूएफ्स को ही मिलता है। ठीक है, मतलब इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है। मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं यहां पर सिर्फ अमेंडमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूं। बाकी फास्ट ट्रैक बैच में हम लोग ये पूरा डिटेल में भी पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे, तो आप चाहो तो आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं आपको सिर्फ अमेंडमेंट्स बता रहा हूं और कैपिटल गेन्स में एज सच कोई खास अमेंडमेंट है नहीं, कोई नए रेट्स नहीं आए। इट्स जस्ट आई एम ओनली कंसोलिडेटिंग व्हाट ऑल यू ऑलरेडी नो टिल जनवरी 2026। बस अब इतना आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस ईयर 25-26 में आपको किस तरह से काम करना है। ठीक है, ऑलराइट। जो अमेंडमेंट आया है वो आया है सेक्शन 54 ईसी में। ठीक है, जो अमेंडमेंट आया है वो आया है सेक्शन 54 ईसी में। सेक्शन 54 ईसी कहता क्या था? सेक्शन 54 ईसी कहता था कि अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का लॉन्ग टर्म, कोई भी आप इमूवेबल प्रॉपर्टी का अगर आप बेचते हो, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो और ट्रांसफर के 6 महीने के अंदर अंदर उस पैसे को आप इन्वेस्ट कर देते हो स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल के बॉन्ड्स में आप इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपको 50 लाख रुपीस तक का एग्जेम्पशन मिल जाता है। जनवरी 2026 तक इसमें एक और चीज को ऐड कर दिया गया था एंड दैट वाज हुडको। ठीक है, जनवरी 2026 में एक हुडको वाले बॉन्ड्स को और ऐड कर दिया गया था और अब मई 26 के लिए यहां पर एक और टाइप के बॉन्ड्स आईआरईडीए वाले बॉन्ड्स को भी ऐड कर दिया गया है। मतलब अब अगर आप
कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं, अगर आप कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बेचते हो और आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स होते हैं और उन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को आप एनएचएआई, आरईसीएल, पीएफसीएल, आईआरएफसीएल, हुडको या आईआरईडीए के बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर देते हो, तो आपका जो भी कैपिटल गेन्स होता है वो 50 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, वो 50 लाख रुपीस तक एग्जेम्प्ट हो जाता है। ओके, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, ये मैं यहां पर ना सिर्फ अमेंडमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं। अगर आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि सर मुझे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा, देन यू डेफिनेटली नीड टू गो फॉर आइदर अ रेगुलर बैच और अ फास्ट ट्रैक बैच, बिकॉज दिस इज एन अमेंडमेंट लेक्चर। यहां पर मैं आपको सिर्फ वो चेंजेस बता रहा हूं। तो व्हेन आई एम स्पीकिंग आउट वर्ड्स, व्हेन आई एम स्पीकिंग आउट स्टफ, आई एम ऑब्वियसली अज्यूमिंग कि आपको पहले से चीजें पता है, तभी मैं यहां पर अमेंडमेंट्स बता रहा हूं। अगर कॉन्सेप्ट्स करने हैं तो फिर आप फास्ट ट्रैक बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप रेगुलर बैच ज्वाइन कर सकते हो, या फिर अगर आपका नहीं मन है कोई भी बैच ज्वाइन करने का तो कोई बात नहीं, आप बुक्स ले सकते हो। और जब मार्च में हमारी रिवीजन सीरीज आएगी तो मार्च में रिवीजन सीरीज देखकर आप यहां पर यूट्यूब पे मेरे साथ रिवीजन कर लेना और बुक्स से अपने आप से क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, आप ऐसा भी कर सकते हो। ऑलराइट, देखो सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। कैपिटल गेन्स वाला हो गया, कैपिटल गेन्स के बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आते हैं। अब इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहला है एक्सपेंशन ऑफ एक्सेप्शंस टू डीम्ड डिविडेंड। एक्सपेंशन ऑफ एक्सेप्शंस टू डीम्ड डिविडेंड। डीम्ड डिविडेंड क्या क्या होता है वो हम लोगों को मालूम है, लेकिन डीम्ड डिविडेंड के कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। ठीक है, सेक्शन 222 वाला डीम्ड डिविडेंड आप लोगों को याद है क्या? कि अगर मैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता हूं और मैं उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन लेता हूं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर मैं किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग रखता हूं और मैं उस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन लेता हूं, तो टू द एक्सटेंट ऑफ द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, वो लोन मेरे हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एज डीम्ड डिविडेंड। ठीक है, और इसका हम लोगों ने एक दो एक्सेप्शंस पढ़े थे, इसके मल्टीपल एक्सेप्शंस से इसका एक एक्सेप्शन ये भी था कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका बिजनेस ही लोन देना वगैरह है, तो उसके लिए ये वाली चीज एप्लीकेबल नहीं होती है। ठीक है, अगर कोई ऐसी कंपनी है जिसका मेन बिजनेस ही लोन देना है, एडवांसेस लेना है, एडवांसेस देना है, लोन लेना है वगैरह वगैरह वगैरह, तो फिर उन टाइप की कंपनीज के लिए ये वाला क्लॉज अप्लाई नहीं करता है। तो आओ देखो, सेक्शन 222E provides that where a closely held company in which public are not substantially interested, gives any loan or advance to a shareholder holding 10% or more voting power, or a concern in which such shareholder has substantial interest, such loan or advance is treated as deemed dividend to the extent of accumulated profits of the company. This is what section 222E usually used to state, right? एग्जिस्टिंग एक्सेप्शंस, इसके मल्टीपल एक्सेप्शंस थे, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन ये भी था कि डीम्ड डिविडेंड प्रोविजंस डू नॉट अप्लाई इन सर्टेन केसेस सच एज लोन्स गिवन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस बाय लेंडिंग कंपनी एटसेट्रा। ठीक है, तो इसका ये वाला तो नॉर्मल एक्सेप्शन था, ये तो पहले से भी था। ठीक, अब इसमें एक नया एक्सेप्शन आया है, इसमें एक नया एक्सेप्शन आया है। ये आईसीएआई ने स्टैट्यूटरी अपडेट की तरह से नहीं दिया है, लेकिन ये आईसीएआई के नए वाले स्टडी मटेरियल में, ठीक है, ये आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं है, लेकिन ये आईसीएआई के नए वाले स्टडी मटेरियल में, ध्यान से देखना। एडवांस और लोन बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड वेयर वन ऑफ द ग्रुप एंटिटीज इज अ फाइनेंस कंपनी और अ फाइनेंस यूनिट and the parent entity या फिर principal entity of such group is listed on a stock exchange outside India and such foreign country or territory is not notified by CBDT as an excluded jurisdiction. अब ये हम लोगों के पास एक नया एक्सेप्शन आया हुआ है, मैं रिपीट कर रहा हूं, उसके बाद एक इलस्ट्रेशन भी मैंने आप लोगों को दिया हुआ है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएंगी चीजें। पहली बात तो आप ये मतलब समझो कि अगर कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मेरी उसमें 10% से ज्यादा की शेयर होल्डिंग है, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर मुझे लोन देती है तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, वो लोन मेरे हाथ में डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो कंपनी नॉर्मल कोर्स में बिजनेस, नॉर्मल उसका बिजनेस ही मनी लेंडिंग वाला बिजनेस है, तो ये 222E वाला डीम डिविडेंड वाला प्रोविजन ये वहां पर अप्लाई नहीं करेगा। ठीक है, तो ये डीम डिविडेंड वाला जो प्रोविजन है ये वहां पर अप्लाई नहीं करेगा। अब इसी तरह से एक और एक्सेप्शन यहां पर जुड़ा हुआ है, क्या कि अगर मान लो दो ग्रुप एंटिटीज हैं, अगर दो ग्रुप एंटिटीज हैं और उन दोनों ग्रुप एंटिटीज में एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को लोन देती है, ठीक है, वो दो ग्रुप एंटिटीज हैं, उनमें से एक एंटिटी दूसरी एंटिटी को लोन देती है, तो उसको भी डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। कब नहीं माना जाएगा? अगर उनमें से एक कोई एक फाइनेंस कंपनी हो या फिर फाइनेंस यूनिट हो, एंड जो पेरेंट कंपनी है, जो पेरेंट कंपनी है, उस ग्रुप की जो पेरेंट कंपनी है वो इंडिया के बाहर के किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है
और वो फॉरेन कंट्री सीबीडीटी ने एक्सक्लूडेड ज्यूरिसडिक्शन की तरह से नोटिफाई नहीं किया हुआ है। अब इसका हम लोग क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगी। जैसे गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इज अ क्लोजली हेल्ड कंपनी, ठीक है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, जो गूगल है वो तो अल्फाबेट है, ठीक है, जो पेरेंट कंपनी है दैट इज अल्फाबेट, उसकी एक सब्सिडियरी मतलब उसका एक पार्ट है गूगल। तो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सपोज एक क्लोजली हेल्ड कंपनी है, राइट, इट इज पार्ट ऑफ द अल्फाबेट ग्रुप। नाउ अल्फाबेट इंक द पेरेंट कंपनी इज लिस्टेड ऑन नैस्डैक यूएसए, तो ये इंडिया के स्टॉक एक्सचेंज पर तो लिस्टेड नहीं है, जो अल्फाबेट है वो एनएसई बीएसई पर लिस्टेड नहीं है। अल्फाबेट इज नॉट लिस्टेड ऑन एनएसई और बीएसई, अल्फाबेट इज लिस्टेड ऑन नैस्डैक व्हिच इज अ यूएसए का स्टॉक एक्सचेंज। And suppose USA is not a country notified by CBDT. USA is not a country notified by CBDT. ठीक है? Now look. अभी आप देखना. Google Finance Services Private Limited is another group entity and acts as a finance unit of the group. ठीक है? Google Finance Services Private Limited एक और ग्रुप एंटिटी है जो कि एक फाइनेंस यूनिट है, ग्रुप की फाइनेंस यूनिट है। तो मतलब अभी हमारे पास क्या हो गया, अभी हमारे पास एक पेरेंट कंपनी हो गई अल्फाबेट इंक, ठीक है, हमारे पास एक पेरेंट कंपनी हो गई अल्फाबेट इंक, और इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ग्रुप एंटिटीज हैं। इनमें से एक हो गई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, और एक हो गई गूगल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, एक हो गई गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और एक हो गई गूगल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, गूगल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। अब देखो, गूगल फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड गिव्स अ लोन टू गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड फॉर वर्किंग कैपिटल पर्पसेस। सपोज इस वाली कंपनी ने इस कंपनी को लोन दिया, ठीक है, तो गूगल फाइनेंस ने गूगल इंडिया को लोन दिया, ठीक है। नाउ असेसमेंट ईयर 26-27 से क्या होगा, नॉर्मली अ लोन बाय अ क्लोजली हेल्ड कंपनी कुड अट्रैक्ट डीम्ड डिविडेंड अंडर सेक्शन 222E। तो नॉर्मली तो ऐसा बोला जा सकता है ना कि ठीक है यार, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने गूगल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड से लोन लिया, तो टू द एक्सटेंट ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स ऑफ गूगल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के हाथ में उसको डीम्ड डिविडेंड की तरह से टैक्सेबल कर दिया जाएगा। नॉर्मली ऐसा होता, बट हाउएवर इन दिस केस द लोन इज बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज। लोन जो है वो दो ग्रुप एंटिटीज के बीच में है। वन एंटिटी इज अ फाइनेंस यूनिट, एक एंटिटी फाइनेंस यूनिट है। द पेरेंट कंपनी अल्फाबेट इंक इज लिस्टेड आउटसाइड इंडिया इन अ नॉन नोटिफाइड कंट्री। तो अल्फाबेट इंक जो है वो यूएसए में लिस्टेड है और यूएसए को सीबीडीटी की तरफ से एक्सक्लूजन नहीं मिला हुआ है। तो रिजल्ट, लोन विल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड इन सेक्शन 222E। ठीक है, तो ये जो गूगल फाइनेंस लिमिटेड ने गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को, गूगल फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड ने जो गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को लोन दिया हुआ है, उस लोन को हम लोग वो नहीं मानेंगे, उस लोन को हम लोग डीम्ड डिविडेंड नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक बार फिर से आप लोग ये एक्सेप्शन देखो, अब आप लोग फिर से एक बार ये एक्सेप्शन देखो तो ये आपको समझ में आएगा कि एडवांस और लोन बिटवीन टू ग्रुप एंटिटीज शैल नॉट बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। दो ग्रुप एंटिटीज के बीच में अगर एडवांस या लोन दिया गया है तो उसको डीम्ड डिविडेंड नहीं माना जाएगा इफ वन ऑफ द ग्रुप एंटिटीज इज अ फाइनेंस कंपनी और अ फाइनेंस यूनिट। अगर दोनों ग्रुप एंटिटीज में से कोई एक फाइनेंस कंपनी या फाइनेंस यूनिट है एंड the parent entity or principal entity of such group is listed on a notified exchange, is listed on a stock exchange outside India, and such foreign country or territory is not notified by CBDT as an excluded jurisdiction. ठीक है, तो ये हम लोगों का एक नया एक्सेप्शन आया डीम्ड डिविडेंड में, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। डन, ऑलराइट। अब इसमें से अब हम लोग आगे आते हैं, हमारा जो दूसरा अमेंडमेंट है आईएफओएस का, वो है एग्जेम्पशन फॉर विथड्रॉल्स फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, अमेंडमेंट टू सेक्शन 80CCA। ध्यान से सुनना भी है, ठीक है, ये भी बहुत ध्यान से सुनना। ठीक है, इस पे भी इस बार चेंज आया है। अगेन ये वाला चेंज भी स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू नहीं आया है, लेकिन ये वाला एक माइन्यूट सा चेंज है जो आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने आप लोगों से बोला कि जिन लोगों ने जनवरी 26 में एग्जाम्स दिए थे, आप लोग तो ये वाला देखोगे ही देखोगे, और जिन लोगों ने जनवरी 26 में नहीं भी एग्जाम्स दिए थे, आप लोग भी ये वाला देखना, क्योंकि जो भी चेंजेस होते हैं, चेंजेस से रिलेटेड इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्वेश्चंस पूछता है एग्जाम में। तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि जितने भी चेंजेस मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, चाहे वो स्टैट्यूटरी अपडेट के थ्रू आए हो, चाहे वो स्टडी मटेरियल के थ्रू आए हो, लेकिन अगर कुछ आईसीएआई ने नया डाला है अपने स्टडी मटेरियल में, तो बहुत ज्यादा चांसेस होती हैं कि एग्जाम में उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, ऑलराइट।
एग्जेम्पशन फॉर विथड्रॉल्स फ्रॉम नेशनल सेविंग स्कीम, ये है अमेंडमेंट टू सेक्शन 80 CCA। अब इसका मैं पूरा आपको बैकग्राउंड बताऊंगा, अच्छे से समझाऊंगा, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि ये चीज है क्या। सबसे पहले बात करते हैं कि यार ये नेशनल सेविंग स्कीम है क्या, इसके बारे में तो हम लोगों ने कभी भी बात नहीं की। देखो, तो नेशनल सेविंग स्कीम 1987 ये एक गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम है, ठीक है। टैक्स पेयर्स कुड डिपॉजिट मनी इन एनएसएस एंड क्लेम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCA, राइट। लेकिन सर डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर में भी तो हम लोगों ने कहीं पर भी 80 CCA के बारे में बात ही नहीं की। यस, क्योंकि ये स्कीम बहुत पहले ही विथड्रॉ हो गई थी, ठीक है। देखो, 1 अप्रैल 1992 से ये वाली स्कीम विथड्रॉ कर ली गई थी। लेटर द लॉ वाज चेंज्ड एंड नो डिडक्शन वाज अलाउड फॉर द डिपॉजिट्स मेड ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1992। इसलिए हम लोगों ने कभी भी इसको डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर में पढ़ा ही नहीं है। लेकिन अब अगर इसके विथड्रॉल पर टैक्सेशन लगता है और उसके एग्जेम्पशन के बारे में यहां पर बात हुई है और कोई अमेंडमेंट आया है, तो आई विल हैव टू एक्सप्लेन टू यू व्हाट द नेशनल सेविंग स्कीम वाज, ठीक है। तो जो नेशनल सेविंग स्कीम है ये 1987 में आई थी और ये गवर्नमेंट की सेविंग स्कीम थी। यहां पर लोग पैसा डिपॉजिट कर सकते थे और 80 CCA के अंडर उनको डिडक्शन भी मिल जाता था। लेकिन 1 अप्रैल 1992 ऑनवर्ड्स अगर आप इस स्कीम में डिपॉजिट करते हो तो फिर आपको कोई डिडक्शन उसका नहीं मिलेगा। हाउएवर, जो 1987 से लेकर 1992 तक के डिपॉजिट्स थे वो तो है ही ना। तो हाउएवर, ओल्ड एनएसएस 1987 अकाउंट्स कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एंड मेनी टैक्स पेयर्स स्टिल हैड बैलेंसेस इन देम। आप इमेजिन करो, 1987 से किसी ने इन्वेस्ट करना शुरू किया, 1992 तक इन्वेस्ट किया और उसका अकाउंट अभी भी ओपन है और अभी भी उसमें बैलेंस पड़ा हुआ है। अब तक कितना भयंकर वाला इंटरेस्ट आ चुका होगा। नाउ, अभी ये जो रीसेंट अमेंडमेंट आया, इसके पहले क्या सिचुएशन थी कि वेयर अ टैक्स पेयर हैड डिपॉजिटेड मनी इन एनएसएस इन अर्लियर ईयर्स एंड क्लेम्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCA, any withdrawal from NSS was treated as taxable income since the deduction had already been claimed earlier. The logic was fair as long as the scheme was earning interest. ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ठीक है, बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। क्या बोला गया यहां पर, इन्होंने कहा कि देखो, जब तुमने 1987 से लेकर 1992 तक पैसे डिपॉजिट किए तो डिपॉजिट करते समय तुमने उसका रिडक्शन क्लेम किया, 80 CCA में तुमने उसका रिडक्शन क्लेम किया, हाँ, और तुमको इंटरेस्ट मिलता रहा, ठीक है। अब जब भी तुम ये पैसा निकालोगे वो टैक्सेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या अभी भी एनएसएस में इंटरेस्ट मिल रहा है, वो एक सवाल की बात है, उसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो जब तक एनएसएस वाली स्कीम में इंटरेस्ट मिल रहा था तब तक तो मैं चाहूंगा कि मेरा पैसा एनएसएस में पड़ा रहे। इमेजिन करो, मैं 1987 से मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। इमेजिन करो 1987 से मैं इन्वेस्ट कर रहा था, 1992 में सरकार ने बोला कि अब से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, डिडक्शन ना मिले, लेकिन जितना पैसा मेरा इन्वेस्टेड है उस पर इंटरेस्ट तो मिल रहा है, वेरी गुड। और अगर उस पैसे को मैं विथड्रॉ करूंगा तो मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अब देखो आगे क्या हुआ। द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इशूड अ नोटिफिकेशन ये रूल्स 2024, तो नोटिफिकेशन सेविंग स्कीम अमेंडमेंट रूल्स 2024 इन्होंने इशू किए। एंड एज पर दिस नोटिफिकेशन, no interest shall be payable on NSS balances on or after 1st October 2024। 1 अक्टूबर 2024 के बाद एनएसएस पे जितने भी आपके पास बैलेंस पड़ा हुआ है उस पर आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, 1987 की स्कीम थी, 1992 के बाद डिडक्शन को डिसकंटिन्यू किया गया, लेकिन जितना पैसा था उस पर इंटरेस्ट मिल रहा था, तो लोगों ने पैसा छोड़ रखा था, लोगों ने बिल्कुल वहां पर पैसा छोड़ रखा था। लोगों ने कहा कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, वहां पर पैसा पड़े रहने देता है, ठीक है, इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है। लेकिन 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स अब उस पड़े हुए पैसे पर आपको कोई और इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। तो दिस चेंज वाज नॉट अ टैक्स अमेंडमेंट बट अ स्कीम लेवल डिसीजन। अब ये स्कीम लेवल डिसीजन हुआ। अब इसमें जिन लोगों का पैसा ऑलरेडी वहां पर पड़ा था उन लोगों के लिए क्या प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आई कि फ्रॉम 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स एनएसएस डिपॉजिटर्स हैड ओनली टू चॉइसेस। एक तो वो पैसा विथड्रॉ ना करें, अगर उसमें से वो पैसा विथड्रॉ नहीं करते हैं तो कोई इंटरेस्ट नहीं पड़ा, कोई इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा, पैसा आपका फालतू पड़ा रहेगा। तो ये फाइनेंशियली आप लोगों के लिए काफी डिसएडवांटेजेस होगा। सीधी सी बात है, अगर मैं किसी एक स्कीम में पैसा डाल के रखा हुआ हूं, अगर मैंने किसी एक स्कीम में पैसा डालकर रखा हुआ है तो ऑब्वियसली उस पर मुझे इंटरेस्ट मिलना चाहिए। और अगर मुझे इंटरेस्ट नहीं चाहिए तो वो पैसा मैं निकाल कर अपनी अलमारी के लॉकर में रखूंगा या फिर बैंक के लॉकर में रखूंगा, मैं तुम्हारे पास क्यों छोड़ूंगा। ऑप्शन 2, विथड्रॉ द बैलेंस।
अगर हम पैसा विथड्रॉ कर लेते हैं तो विथड्रॉल बिकम्स टैक्सेबल अंडर एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स प्रोविजंस इवन दो डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीए हैड ऑलरेडी बीन क्लेम्ड मेनी इयर्स अगो। बात ये कि भाई डिडक्शन तो मैं बहुत पहले ले चुका था और अब सारे के सारे पैसे पर तुम टैक्स, अब तो सारे के सारे पैसे पर तुम टैक्स ले लोगे। Thus, depositors were practically forced to withdraw, but withdrawal led to tax liability. तो डिपॉजिटर्स को क्योंकि वहां पर इंटरेस्ट बंद कर दिया था सरकार ने, तो डिपॉजिटर्स वर प्रैक्टिकली फोर्स्ड टू विथड्रॉ। तो डिपॉजिटर्स को जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ेगा, लेकिन पैसा निकालने से टैक्स देना पड़ेगा। अब इसको अनफेयर क्यों माना जा रहा था? द विथड्रॉल वाज नॉट वॉलेंटरी। मैं अपनी मर्जी से अगर पैसा बाहर निकालूंगा और फिर मैं टैक्स दूंगा, मुझे चलेगा। मैं अपनी मर्जी से पैसा बाहर निकालूंगा और फिर मुझे टैक्स देना पड़ेगा, मैं बिल्कुल चलूंगा। क्यों? बिल्कुल चलेगा। मैंने जब पैसा अपनी मर्जी से डिपॉजिट किया, मैंने डिडक्शन उस पर क्लेम किया। मैंने 7-8 साल के लिए, वो 1987 से लेकर 1992 तक मैंने उसमें पैसा डिपॉजिट किया, अपनी मर्जी से मैंने डिपॉजिट किया, मैंने उस पर डिडक्शन क्लेम किया, उस पर इंटरेस्ट मिलता रहा। मुझे पता है कि जब भी मैं अपनी मर्जी से पैसा निकालूंगा तो मैं उस पर आपको टैक्स दे दूंगा। आई अग्री, और मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन आपने इंटरेस्ट रोक दिया कि मुझे जबरदस्ती निकालना पड़े पैसा, यह कौन सी बात होती है? ये तो जबरदस्ती वाली बात होगी ना। इंटरेस्ट रोक दिया तो अब मुझे जबरदस्ती पैसा निकालना पड़ेगा और बोले अरे तुमने पैसा निकाला, पैसा निकालो, लाओ टैक्स दो, लाओ टैक्स दो, लाओ टैक्स दो। तो टैक्स पेयर्स वर फेसिंग टैक्स ऑन अमाउंट्स ऑलरेडी इंसेंटिवाइज्ड बाय लॉ अर्लियर। दिस रिजल्टेड इन अनड्यू हार्डशिप एंड डबल टैक्सेशन इन सब्सटेंस। तो ये इस तरह से हो रहा था। अब इनकम टैक्स लॉ ने इसके लिए क्या बोला? इनकम टैक्स लॉ ने कहा तुम बिल्कुल चिंता ही मत करो, ठीक है, तुम लोग बिल्कुल चिंता ही मत करो। सेक्शन 80 सीसीए को अमेंड किया गया और असेसमेंट ईयर 26-27 ऑनवर्ड्स ये क्या हो जाएगा कि एनी विथड्रॉल फ्रॉम एनएसएस मेड ऑन और आफ्टर 29th August 2024 will be exempt from tax to the extent of amount deposited under NSS and interest accrued thereon, provided deduction had been allowed earlier in section 80 CCA। ठीक है, मतलब अगर आपने सेक्शन 80 सीसीए का रिडक्शन पहले लिया था और अब 29 अगस्त 2024 के बाद आप इसको विथड्रॉ करते हो तो आपके ऊपर एक भी पैसा टैक्स की लायबिलिटी नहीं आएगी, आपको एक भी पैसा टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, मैं क्विकली एक बार पूरा ये आपको एनएसएस वाली चीज बता दे रहा हूं। तो 1987 में एक स्कीम सरकार लेकर आई थी, नेशनल सेविंग स्कीम वाली। इसमें सरकार ने कहा था कि अगर आप इसमें पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको उसका रिडक्शन देंगे हम 80 सीसीए के अंदर। 1 अप्रैल 1992 के बाद सरकार ने कहा कि अब देखो इस स्कीम में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करोगे तो आपको इसका कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा। हमने कहा कोई बात नहीं, पैसा हमारा इन्वेस्टेड था, इंटरेस्ट उस पर मिल रहा था। सरकार ने कहा था कि जब भी आप पैसा विथड्रॉ करोगे तो आपको सरकार को टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आप डिडक्शन ऑलरेडी क्लेम कर चुके हो। मेक सेंस, फेयर पॉइंट, सारी स्कीम्स के साथ ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। हमने कहा बड़ी अच्छी बात है। अब 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड सरकार ने कहा कि 1 अक्टूबर 2024 से इस वाली स्कीम में जितना भी पैसा डिपॉजिट है उस पर कोई भी इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। अब अगर सरकार ने ये बोला कि 1 अक्टूबर 2024 ऑनवर्ड्स आपको इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, तो मतलब मुझे जबरदस्ती इसमें से पैसा बाहर निकालना पड़ेगा और मुझे अगर पैसा जबरदस्ती इसमें से बाहर निकालना पड़ेगा तो मुझे सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। तो ये तो सरकार ने जबरदस्ती टैक्स लेने के लिए एक नुस्खा बना लिया। तो सरकार ने कहा तुम चिंता मत करो, 1 अक्टूबर से हमने कहा ना तुम जाओ 29 अगस्त, मतलब 1 अक्टूबर से भी एक महीने पहले ऑलमोस्ट 29 अगस्त 2024 ऑनवर्ड्स अगर तुमने इसमें से कोई भी पैसा निकाला जो तुमने पहले डिपॉजिट किया था वो प्लस उस पर जो भी इंटरेस्ट मिल रहा है वो भी, हम उस पर कोई टैक्स नहीं लेंगे। अगर तुमने वो जब डिपॉजिट किया तो उस पर तुमने 80 सीसीए का रिडक्शन लिया था तो फेयर इनफ, गुड पॉइंट, बहुत बढ़िया। सरकार कहती है भाई अब देखो 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स इस पर इंटरेस्ट नहीं देंगे, जिसको पैसा निकालना हो निकाल लो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा टैक्स, तुम रखो अपने पास। ठीक, वेरी गुड। ठीक है, तो दिस आई बिलीव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, दिस आई बिलीव इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कैसे आ सकता है? ये जो आपका एक तो एमसीक्यूज के बेसिस पर भी आ सकता है, एमसीक्यूज में डेफिनेटली आ सकता है, और जो आपका टोटल इनकम कंप्यूटेशन वाला जो क्वेश्चन होता है वहां पर भी एक एडजस्टमेंट के तौर पर आ सकता है कि 80 सीसीए में इसका रिडक्शन पहले ले लिया था और अब हम लोगों ने पैसा विथड्रॉ किया तो इसमें टैक्सेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। ठीक है, इसमें ये लोग क्या कर सकते हैं कि आपको पीएनएल दे देंगे और पीएनएल में यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय रिसीट्स फ्रॉम एनएसएस, बाय रिसीट्स फ्रॉम एनएसएस। ठीक है, और एनएसएस में यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट में लिख देंगे कि ये जो रिसीट्स है एनएसएस की, ये नेशनल सेविंग स्कीम वाली अब जो भी डिपॉजिट अमाउंट था उसको निकाला गया है और उस पर हमने 80 सीसीए का रिडक्शन ले लिया था। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा कि अगर आपने 80 सीसीए का रिडक्शन लिया था और नेशनल सेविंग स्कीम वाले पैसे को अगर आप अभी विथड्रॉ कर रहे हो तो उस पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, तो दिस अमाउंट विल बी एक्सेम्प्ट फ्रॉम टैक्स।
ठीक है, दिस अमाउंट विल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के हम लोगों के अमेंडमेंट्स यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद ना तो क्लबिंग ऑफ इनकम में कोई अमेंडमेंट है, ना तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेज में कोई अमेंडमेंट है, लेकिन डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में तगड़े वाले अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम में तगड़े वाले अमेंडमेंट है। अगर आप लोगों को अभी तक सब कुछ अच्छा लग रहा है, अभी तक आपको मजा आ रहा है, इट्स बीन 49 मिनट्स 45 सेकंड्स सिंस आई हैव बीन स्पीकिंग, अगर आपको अभी तक ये सारे अमेंडमेंट्स इजीली समझ में आ रहे हैं, अगर आपको अच्छे से आसानी से ये सारे अमेंडमेंट समझ में आ रहे हैं, तो एक बार प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ठीक है, बस एक बार वीडियो को लाइक कर देना। डन। ऑलराइट, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम चैप्टर नंबर 10 ये रहा आपके सामने। सबसे पहला है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सर ये क्या चीज है यूनिफाइड पेंशन स्कीम? अब ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम समझने के लिए भी हम लोगों को पहले इतिहास में जाना होगा। जैसे ये नेशनल सेविंग स्कीम वाला हम लोगों को समझने के लिए इतिहास में जाना पड़ा था, लेकिन कितना इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ। तो उसी तरह से अभी ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम को समझने के लिए भी हम लोगों को इसके इतिहास में जाना होगा। आओ इसके बारे में हम लोग ध्यान से समझते हैं, एक एक लाइन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग बैकग्राउंड के बारे में बात करेंगे। एवोल्यूशन ऑफ पेंशन सिस्टम फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ट्रेडिशनली सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर कवर्ड अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस, which provided a defined and assured pension fully funded by the government. ठीक है, like my grandfather was covered under this OPS. My father is covered under OPS. तो मेरे जो डैड हैं वो अभी अप्रैल में रिटायर होने वाले हैं, he is going to be 65 in April. और जब वो 65 इयर्स ओल्ड हो जाएंगे तो वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रिटायर हो जाएंगे। जब वो रिटायर हो जाएंगे तो उनको अपना फुल्ली फंडेड गवर्नमेंट द्वारा पेंशन मिलती रहेगी। ठीक है, देखो, तो ये था ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में मेरे दादाजी को भी पेंशन मिलती थी और अब मेरे पापा को भी पेंशन मिलती रहेगी। तो एक बार फिर से, ट्रेडिशनली द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज वर कवर्ड अंडर द ओल्ड पेंशन स्कीम व्हिच प्रोवाइडेड अ डिफाइंड एंड अश्योर्ड पेंशन fully funded by the government. Over time, concerns relating to long-term fiscal sustainability led to replacement of OPS with the National Pension System, जो कि NPS है, जिसको हम लोग अभी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये जब हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम पढ़ते भी हैं, जब हम लोग अपनी रेगुलर क्लासेस में या फास्ट ट्रैक क्लासेस में नेशनल पेंशन स्कीम के बारे में बात भी करते हैं, तब भी हम लोग इसके बारे में, तब मैं आपको ये वाली चीज बताता हूँ। देखो पहले क्या होता था कि जैसे जो मेरे ग्रैंडफादर थे या जो अभी मेरे फादर हैं, तो उन लोगों को जो भी पेंशन मिलेगी वो सरकार की तरफ से मिलेगी, पूरी की पूरी पेंशन सरकार की तरफ से मिलेगी। लेकिन फिर 2003-4 के आसपास की बात है, 2004 की बात है कि 2004 में सरकार ने कहा कि यार ये तो मतलब बड़ी दिक्कत हो जा रही है, ये तो चले जा रहे हैं बुढ़े लोग। ठीक है, तो अब हम लोगों को क्या करना होगा, इसको थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो सरकार ने एक नई स्कीम इंट्रोड्यूस की जिसका नाम रखा नेशनल पेंशन सिस्टम। इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करता है, एम्प्लॉयर थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन करता है और एक फंड में पैसा जमा होता रहता है। उस फंड में इंटरेस्ट के थ्रू आपका पैसा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है, और जब आप रिटायर हो जाते हो तो उस फंड में से थोड़ा सा पैसा आपको लमसम के तौर पर दे दिया जाता है और बचे हुए पैसे से आपको पेंशन मिलती रहती है। लेकिन बेसिकली द थिंग इज कि जो भी पेंशन आपको मिलती है वो कहां से आए, वो पैसा कहां से आए, वो कॉर्पस कहां से आता है? वो कॉर्पस आता है आपके और आपके एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, तो द नेशनल पेंशन सिस्टम इज अ कंट्रीब्यूशन बेस्ड मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम। और ये मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम होती है क्योंकि इसमें अगर आप कभी देखना, कभी आपका मन करेगा तो जब आप नेशनल पेंशन स्कीम की वेबसाइट पर जाओगे और अकाउंट क्रिएट करने की कोशिश करोगे ना, तो इट्स लाइक आपको ना ऑप्शंस देते हैं कि आप कितना पोर्शन, आप जो भी आपका अमाउंट है वो आप कितना पोर्शन कहां पर इन्वेस्ट करना चाहते हो, कितना पोर्शन इक्विटी में, कितना पोर्शन डेट में, और इक्विटी में भी कौन कौन से फंड्स में आप करना चाहते हो। तो ये कंप्लीटली मार्केट लिंक्ड पेंशन स्कीम है। ठीक है, तो द नेशनल पेंशन सिस्टम इज अ कंट्रीब्यूशन बेस्ड मार्केट लिंक्ड पेंशन सिस्टम। मार्केट लिंक्ड पेंशन सिस्टम का मतलब अगर स्टॉक मार्केट्स ने अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी पेंशन वाला पैसा भी अच्छा ग्रो करेगा, अदरवाइज उतने अच्छे से ग्रो नहीं करेगा। अंडर विच बोथ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर यानी गवर्नमेंट मेक रेगुलर कॉन्ट्रीब्यूशंस। Accumulated corpus is invested in specified investment avenues। ठीक है, तो जो भी आपका accumulated corpus होता है वो specified investment avenues में इन्वेस्ट किया जाता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द कॉर्पस अक्यूमुलेटेड। तो जितना भी आपके पास कॉर्पस अक्यूमुलेट हो चुका है उसी के बेसिस पर आपका रिटायरमेंट बेनिफिट डिसाइड होता था। However, one of the major criticisms of the NPS was the absence of an assured or predictable post-retirement payout under the earlier OPS। तो जो ओल्ड पेंशन सिस्टम था उसमें तो श्योरिटी थी ना, जैसा भी मेरे पापा को पता है उनको कितनी पेंशन मिलने वाली है, मेरे दादाजी को पता था कि उनको कितनी पेंशन मिलने वाली है, रिटायरमेंट से पहले पता होता है कि हमें कितनी पेंशन मिलने वाली है, तो हम श्योरिटी के साथ वहां पर रह सकते हैं कि हाँ ठीक है, ओल्ड पेंशन सिस्टम में ये है। लेकिन क्योंकि नेशनल पेंशन सिस्टम मार्केट लिंक्ड है, इसलिए अश्योर्ड पेंशन मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, कि भाई रिटायरमेंट तक मेरे पास इतना पैसा तो इकट्ठा हो ही जाएगा,
ठीक है, मैं अभी सपोज 25 साल का हूं, गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करता हूं मैं, और मेरा एनपीएस में पैसा कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, कटता जा रहा है, मैं भी कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, सरकार भी कंट्रीब्यूट कर रही है। तो क्या मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि बाय द टाइम आई विल रीच द एज ऑफ 65, यानी इन द नेक्स्ट 40 इयर्स, इन द नेक्स्ट 40 इयर्स आई विल हैव 5 करोड़ रुपीस इन माय कॉर्पस? मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अगले 40 सालों में मार्केट कैसा परफॉर्म करने वाले, मुझे नहीं पता। तो नेशनल पेंशन सिस्टम का सबसे बड़ा और इकलौता ड्रॉबैक यही है कि हम अश्योर्ड पेंशन या प्रिडिक्टेबल पोस्ट रिटायरमेंट पे आउट हमारे पास नहीं होता है। टू एड्रेस दिस कंसर्न, while retaining the discipline and structure of the NPS, the government introduced a new option called the Unified Pension Scheme. ठीक है, यहां पर सरकार ने एक नया ऑप्शन इंट्रोड्यूस किया और उसका नाम रखा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। दिस इज कंप्लीटली न्यू। ठीक है, The Unified Pension Scheme is an optional pension arrangement introduced within the framework of NPS for central government employees. तो अभी ये वाला सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। जैसे एनपीएस तो इनिशियली तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए आई थी, उसके बाद नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए भी आ गई, और उसके बाद अभी सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स के लिए भी आ गई। जैसे मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूं तो मेरे लिए भी नेशनल पेंशन सिस्टम अवेलेबल है, राइट? लेकिन ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम अभी सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए। ठीक है, देखो, यूपीएस इज नॉट अ रिप्लेसमेंट ऑफ एनपीएस। नेशनल पेंशन स्कीम इससे खत्म हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। इट ऑपरेट्स विद इन एनपीएस एज एन ऑल्टरनेटिव ऑप्शन। तो एनपीएस के विद इन ही ऑपरेट करती है एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन की तरह से। इट इज अवेलेबल ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हु आर ऑलरेडी कवर्ड अंडर एनपीएस। तो अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ऑलरेडी एनपीएस के अंडर कवर्ड है तो ये सिर्फ उन लोगों के लिए है। The objective is to provide a more predictable, assured post-retirement payout while continuing the fund-based structure of NPS. तो यहां पर ऐसा नहीं है कि सरकार पूरी पेंशन अपनी तरफ से देगी। यहां पर भी एनपीएस की तरह वही है, थोड़ा सा पैसा मैं डालूंगा, थोड़ा सा पैसा तुम डालो, थोड़ा सा एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, थोड़ा सा एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन, लेकिन फिर भी इससे थोड़ा सा ज्यादा प्रिडिक्टेबल और अश्योर्ड पोस्ट रिटायरमेंट पे आउट मिल सकता है। ठीक है, और ये फंड बेस्ड स्ट्रक्चर ऑफ एनपीएस है। फंड बेस्ड स्ट्रक्चर का वही मतलब हो गया, मैं तो डालूंगा, तुम डालोगे, फंड बनेगा, फंड बनने के बाद फिर वो टैक्सेबिलिटी आएगी, मतलब फंड बनने के बाद फिर वो ग्रो करेगा और उस ग्रोथ में से पेंशन मिलेगी। The UPS seeks to balance financial stability like NPS and income certainty after retirement, financial sustainability like NPS and income certainty after retirement, a feature associated with OPS. ठीक है, तो फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी मतलब सरकार की तरफ से सस्टेनेबिलिटी। ठीक है, क्योंकि सरकार के लिए सस्टेनेबल नहीं हो रहा था ना अश्योर्ड पेंशन दे पाना, तो अब सरकार की तरफ से ये सस्टेनेबिलिटी आ गया कि जैसे एनपीएस है, अब एनपीएस में सरकार को लोड लेने की कोई जरूरत नहीं है भाई। थ्रू आउट द जर्नी, थ्रू आउट द एम्प्लॉयमेंट, जितना जितना पैसा हम लोगों ने एक्यूमुलेट किया है उसी में से आपको पेंशन मिलनी है, तो सरकार के ऊपर कोई लोड नहीं है। तो ये फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी सरकार की तरह सरकार के लिए भी लेकर आया है, और रिटायरमेंट के बाद जो मेरे लिए कि मेरी इनकम आएगी या नहीं आएगी, वो सर्टेनिटी भी लेकर आए यूनिफाइड पेंशन स्कीम। अब देखो आगे क्या हुआ। UPS follows a fund-based pension model, which means contributions are made regularly by the employee and the central government. ठीक है, तो यूपीएस में भी फंड बेस्ड पेंशन मॉडल ही होता है। These contributions are accumulated in individual pension corpus. ठीक है, बहुत ध्यान से सुनना। This is an important term, individual pension corpus. This is the very important term, individual pension corpus. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। ठीक है, तो अगर आप लोग इधर उधर थोड़े से डाइवर्ट हो रहे हो तो वापस आ जाओ इधर। यूपीएस में होता क्या है कि एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और ये सारा का सारा पैसा कहां जा रहा है? ये सारा का सारा पैसा एक ऐसी जगह जा रहा है जिसका नाम है इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस। ठीक है, ये सारा का सारा पैसा एक ऐसी जगह जा रहा है जिसका नाम है इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस। द कॉर्पस इज इन्वेस्टेड एंड रिटर्न्स अक्रू ओवर टाइम। सिंपल। रिटायरमेंट बेनिफिट्स आर पेड आउट ऑफ द एक्यूमुलेटेड कॉर्पस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम बढ़िया। देयरफॉर UPS does not guarantee a pension independent of the contributions. Instead, the assurance is linked to systematic accumulation and structured payout mechanisms. तो ये नहीं कह रही है कि कंट्रीब्यूशन नहीं भी करोगे तब भी आपको पेंशन मिलेगी। यहां पर भी कंट्रीब्यूशन फंड बेस्ड तो है, लिंक तो है, लेकिन अब आप इसका प्रोसेस समझना। इसी प्रोसेस से रिलेटेड मेजर चेंजेस आए हैं, और इसी प्रोसेस से रिलेटेड मुझे लगता है एग्जाम में डेफिनेटली इस बार एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, डेफिनेटली। ठीक है, यूपीएस से डेफिनेटली क्वेश्चन आने ही वाला है। Now, to properly understand the taxation provisions relating to the unified pension scheme, it is first necessary to understand what operationally happens when a UPS subscriber retires. ठीक है,
तो अब ये समझना बहुत जरूरी है कि 3-4 चीजें, ठीक है, 3-4 चीजें नॉर्मल किसी और पेंशन स्कीम की तरह से नहीं है, यहाँ पर 3-4 चीजें, तो ये समझना जरूरी है। तो सपोज मैं एक सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, ठीक है, मैं लगातार यूपीएस में पैसा डाल रहा था, मेरा एम्प्लॉयर भी लगातार यूपीएस में पैसा डाल रहा था, और ये पैसा कहां जा रहा था? इंडिविजुअल कॉर्पस फंड के अंदर ये पैसा जा रहा था, ठीक है, इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस के अंदर ये वाला पैसा जा रहा था। अब मैं रिटायर हो गया, अब मेरे रिटायरमेंट के बाद क्या क्या चीजें होंगी वो हम लोगों को समझना है, ठीक है। तो अनलाइक ट्रेडिशनल पेंशन स्कीम where the entire retirement benefit is paid in single form, यूपीएस follows a multi-stage settlement mechanism, ठीक है। तो जैसे पहले क्या होता था कि जो भी आपका पेंशन का पैसा है वो सब कुछ आपको एक तरीके से दिया जाएगा, लेकिन यूपीएस में मल्टी स्टेज सेटलमेंट मैकेनिज्म होता है। क्या क्या होता है देखो, position up to the date of retirement, तो up to the date of retirement employee has an individual pension corpus under UPS, इसके बारे में हमें पता है। The corpus consists of employees contributions, employee के contribution होंगे, government के contribution होंगे, and accretions arising from investment of such contributions, और ये जो भी contributions है इस पर जो भी interest वगैरह मिलेगा वो भी होगा। ये सब कुछ कहां पर है? ये सब कुछ individual pension corpus के अंदर है। Deductions under the Income Tax Act may have been claimed on eligible contributions during the service period, ठीक है। अब हो सकता है आप लोगों ने इसके डिडक्शंस भी लिए हो, एटीसीसी वगैरह में आपने इसके डिडक्शंस भी लिए हो। At this stage, the corpus is only accumulated an investment and no amount is realized by the employee. तो रिटायरमेंट तक ये जो पैसा है ये सिर्फ और सिर्फ आपके कॉर्पस में आकर इकट्ठा हुआ है, और इस पर इन्वेस्टमेंट के आपको रिटर्न्स वगैरह मिले हुए, इनमें से कुछ भी पैसा आपने निकाला नहीं है। अब देखो आगे क्या हुआ। रिटायरमेंट एज अ ट्रिगरिंग इवेंट, on retirement, which may be due to superannuation, voluntary retirement, or retirement under applicable service rules, the individual pension corpus becomes eligible for settlement under the UPS framework. जैसे ही आप रिटायर होते हो तो इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस का आप सेटलमेंट करवा सकते हो। However, the entire corpus is not paid directly to the employee. Instead, it is segregated and dealt with in different ways depending upon the nature and purpose of each component. ठीक है, लेकिन पूरा का पूरा पैसा एक साथ एम्प्लॉय को नहीं दे दिया जाता है, इसको मल्टीपल पार्ट्स में सेग्रीगेट किया जाता है। क्या क्या किया जाता है आओ देखो। At the time of retirement, the UPS subscriber may receive lump sum amounts which broadly fall into two categories. उसको हो सकता है lump sum amount दे दिया जाए जो कि दो कैटेगरीज में फॉल करेगा। Lump sum withdrawal from the individual corpus. A portion of the accumulated individual corpus may be withdrawn by the employee as a lump sum at the time of retirement. This withdrawal is subject to the limits and conditions prescribed by the UPS NPS framework. This represents actual receipt of money by the retiree at the time of retirement. ठीक है, अब दूसरा देखो, दूसरा क्या है? Statutory lump sum based on pay and service. ध्यान से मेरी बात सुनना, statutory lump sum based on pay and service. So in addition to the withdrawal from the corpus, employee may also receive a separately prescribed lump sum calculated on the basis of monthly emoluments, जिसमें आपका basic plus DNS allowance आता है, and length of qualifying service. This lump sum is payable specifically on superannuation and is independent of the size of the accumulated profits, accumulated corpus. Thus, at the retirement, the employee may receive more than one lump sum, each arising from different mechanism. I know ये वाली चीज थोड़ी सी कम समझ में आई है। I know ये वाली चीज थोड़ी सी कम समझ में आई है। Anyway, यूपीएस है क्या ये आपको पता है? ठीक है, अभी तक जो भी हुआ मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। तो एक थी हमारे पास ओल्ड पेंशन स्कीम। ओल्ड पेंशन स्कीम में तो सरकार ही पूरी पेंशन देती थी। न्यू पेंशन स्कीम में सरकार, और मतलब जो न्यू पेंशन स्कीम होती है उसमें सरकार भी कंट्रीब्यूट करती है, आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, और जो भी कॉर्पस होता है उसमें से आपको पेंशन मिलती है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक हाइब्रिड चीज बनाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम। यूनिफाइड पेंशन स्कीम भी काम उसी तरह से करती है कि मैं भी कंट्रीब्यूट करूंगा, आप भी कंट्रीब्यूट करोगे, लेकिन फिर भी यहां पर प्रिडिक्टेबिलिटी और एश्योरिटी थोड़ी सी ज्यादा होती है। ठीक है, अब हम इसका पूरा मैकेनिज्म समझ रहे हैं। हमने क्या बात की कि जब तक आप रिटायर नहीं होते हो तब तक आपका भी कंट्रीब्यूशन और आपके एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन, ये दोनों कंट्रीब्यूशन एक इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस में जा रहे हैं। जब आप रिटायर हो जाते हो तो मल्टीपल चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज हम लोगों ने क्या बात की? लमसम रिसीट्स के बारे में। अब दो तरह की लमसम रिसीट्स आपको मिलती हैं। एक तो लमसम रिसीट्स होती है कि आप वॉलंटरली कुछ विथड्रॉ कर लो, और दूसरी दूसरी लमसम रिसीट होती है जो आपको सरकार की तरफ से मिलती है। ठीक है, दूसरी लमसम रिसीट होती है जो आपको सरकार की तरफ से मिलती है। मैं एक बार फिर बता रहा हूं, यहां पर दो लमसम मिलते हैं आपको। ठीक है, रिटायर होने के बाद यूपीएस से आपको दो लमसम मिलते हैं। एक लमसम होता है कि आप चाहो तो वॉलंटरीली विथड्रॉ कर लो, और दूसरा लमसम होता है जो सरकार की तरफ से मिलता है। ठीक, अब एक बार ये वाला पॉइंट हम लोग एक बार फिर से पढ़ेंगे। देखो, लमसम विथड्रॉल फ्रॉम इंडिविजुअल कॉर्पस।
A portion of the accumulated individual corpus may be withdrawn by the employee as lump sum at the time of retirement. This withdrawal is subject to the limits and conditions prescribed under UPS या NPS framework. This represents actual receipt of money by the retiree at the time of retirement. तो यहां पर तो आपको actual पैसा मिला. दूसरा, statutory lump sum based on pay and service. In addition to the withdrawal from the corpus, मेरे corpus से withdraw करने के अलावा employee may also receive a separately prescribed lump sum calculated on the basis of monthly emoluments, basic pay plus TNS allowance, and length of qualifying service. This lump sum is payable specifically on superannuation and is independent of the size of the accumulated corpus. Thus, at retirement, employee may receive more than one lump sum, each arising from a different mechanism. आप चिंता मत करो, अभी इस पर मैंने एक पूरा comprehensive illustration भी बनाया हुआ है. आई नो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस पर मैंने पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन भी बनाया हुआ है. उस इलस्ट्रेशन के थ्रू भी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा. ठीक है, आगे देखो. एक तो लमसम निकला, ठीक है, एक लमसम मेरी मर्जी से निकला, दूसरा लमसम मुझे सरकार की तरफ से मिल गया. अब लमसम पूरा का पूरा तो मैं निकाल नहीं सकता, थोड़ा सा ही निकालूंगा. अब जो बचा हुआ लमसम है उसको एक पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया जाता है. तो ट्रांसफर ऑफ रिमेनिंग कॉर्पस टू पूल कॉर्पस. देखो, the portion of the individual corpus not withdrawn as lump sum is not paid to the employee but transferred from the individual corpus to a common pool corpus maintained under the UPS framework. इसलिए मैं शुरुआत से बोला था कि ये जो इंडिविजुअल कॉर्पस फंड है, ये जो इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस है, इस वर्ड पर आपको ध्यान देना होगा. ठीक है, तो रिटायरमेंट तक क्या हुआ, पैसा सारा का सारा इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस में जाता रहा. रिटायरमेंट के बाद क्या हुआ, लमसम आया. लमसम में से जो बच गया, मतलब थोड़ा थोड़ा ही लमसम अलाउ होगा, पूरा का पूरा लमसम अलाउ नहीं होगा. तो थोड़ा सा लमसम निकालने के बाद जो बचा उसको इंडिविजुअल कॉर्पस से शिफ्ट करते हैं कॉमन पूल कॉर्पस में. अब आप मुझे एक बात कॉमन सेंसिकली बताना, अगर मेरा पैसा इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस से निकलकर कॉमन पूल कॉर्पस में जा रहा है तो क्या इस स्टेज पर कोई टैक्सेबिलिटी अराइज होने की जरूरत है? ऑफ कोर्स नॉट. मुझे थोड़ी मिल रहा है पैसा. ठीक है, तो ये इस स्टेज पे कोई टैक्सेबिलिटी अराइज नहीं होती है. देखो अभी, what are the key characteristics of this transfer? This is an internal reallocation of the funds within the pension system. The employee does not receive money at this stage. The purpose of the pool corpus is to fund post-retirement periodic payouts. अब ये जो common pool corpus आया, यहाँ से आपको रिटायरमेंट के बाद जो मंथली पेंशन मिलती रहेगी वो आपको अब यहाँ से मिलेगी. Economically, the employee's wealth is not realized but merely restructured for future payments. तो इकोनॉमिकली एम्प्लॉइज वेल्थ इज नॉट रियलाइज्ड बट मियरली रीस्ट्रक्चर्ड फॉर फ्यूचर पेमेंट्स. ठीक है, अब देखो, आफ्टर रिटायरमेंट द पूल कॉर्पस इज यूटिलाइज्ड टू मेक रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट्स टू द रिटायर्ड एम्प्लॉय. These payments resemble a pension type income stream funded from the accumulated corpus. ठीक है, तो जैसे वो पुराने जमाने में होता था, जैसे मेरे पापा को पेंशन मिलेगी, ये कुछ कुछ उस तरह का हो जाएगा. ठीक है, ये कुछ कुछ उस तरह का हो जाएगा. ठीक है, सच पे आउट्स कंटिन्यू इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स गवर्निंग यूपीएस. आई होप ये भी आपको समझ में आ गई बात. फ्रॉम अ कॉन्सेप्चुअल पर्सपेक्टिव, रिटायरमेंट अंडर यूपीएस इन्वॉल्व्स 3 डिस्टिंक्ट फाइनेंशियल स्टेजेस. नंबर 1, एक्चुअल रिसीट ऑफ लमसम अमाउंट्स बाय द एम्प्लॉय. सबसे पहले तो लमसम मिला. दूसरा, इंटरनल ट्रांसफर हुआ कॉर्पस का फ्रॉम इंडिविजुअल अकाउंट टू पूल कॉर्पस. और तीसरा, फिर वो कॉमन पूल कॉर्पस से आपको पीरियोडिक पेमेंट्स मिलते रहेंगे. तो सब्सिक्वेंट पीरियोडिक पे आउट्स फ्रॉम द पूल कॉर्पस. डन. ईच ऑफ दीज स्टेजेस हैज डिफरेंट लीगल एंड इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस, particularly for taxation purposes. अब इन तीनों स्टेजेस में आपके टैक्सेशन के इंप्लीकेशंस अलग अलग आएंगे. तो पहले तो अभी मैं आपको यूनिफाइड पेंशन स्कीम समझा रहा था. अब इसमें कैसे कैसे टैक्सेबिलिटी आएगी, अब उसके बारे में बात करेंगे. तो दिस मल्टी स्टेज रिटायरमेंट मैकेनिज्म इज द फाउंडेशन ऑन विच द इनकम टैक्स अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू यूपीएस आर बिल्ट. ठीक है, अब हम लोग इसमें अमेंडमेंट्स के बारे में बात करेंगे. अभी तो मैं आपको चीजें बता रहा था. So since UPS is a new pension option under NPS, it was necessary to clarify taxability of the contributions and prescribe tax treatment of withdrawals and payouts. Accordingly, the Taxation Laws Amendment Act 2025 introduced specific provisions to align the tax treatment of UPS with that of NPS while also recognizing its unique features. अब देखो यहाँ पर ये 4 sections हैं, ये 4 important sections हैं. The following provisions were introduced. Section 80 CCD 3A. टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसीट्स फ्रॉम यूपीएस. ठीक है, अभी हम लोग 80 सीसीडी में 2 पढ़ते थे, अभी हम लोग 80 सीसीडी में 3 पढ़ते थे.
हम लोग ATCCD में 3 पढ़ते थे, ATCCD 1, ATCCD 1B और ATCCD 2। अभी तक हम लोग ये पढ़ते थे कि ये एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम है, ये भी एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम है, फर्दर 50,000 रुपीज का रिडक्शन यहां पर मिलता है। एंड ATCCD 2 में एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू नेशनल पेंशन सिस्टम, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू NPS का रिडक्शन आपको ATCCD 2 में मिलता है। अब आपको ATCCD के अंदर 2 सबसेक्शंस और पढ़ने होंगे, ATCCD 3A और ATCCD 6। ठीक है, ATCCD 3 ये बात करता है टैक्सेबिलिटी ऑफ रिसीट्स फ्रॉम यूपीएस के बारे में, और ATCCD 6 बात करता है डीम्ड नॉन रिसीट इन सर्टेन केसेस के बारे में। सेक्शन 10-12A बात करता है एग्जेम्पशन अप टू 60% ऑफ द कॉर्पस के बारे में, और सेक्शन 10-12A भी बात करता है एग्जेम्पशन ऑफ स्पेसिफाइड लमसम पेमेंट। आओ एक एक करके हम लोग इन चारों चीजों के बारे में बात करेंगे, कितना एग्जेम्पशन है, कितनी टैक्सेबिलिटी है, क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तो सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ATCCD 3A टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड फ्रॉम यूपीएस, ध्यान से देखना। सेक्शन ATCCD 3A डील्स विद द टैक्सेबिलिटी ऑफ अमाउंट्स रिसीव्ड बाय अ सब्सक्राइबर ऑफ यूपीएस और हिज नॉमिनी। ठीक है, इट अप्लाइज where the assessee is a subscriber of the UPS and the amount received represents the amount standing to the credit of the subscriber in the UPS account in respect of which deduction was claimed under section ATCCD and the accretions on such amount. Triggering events कब होता है ये? The provision becomes applicable when the amount is received on account of superannuation या फिर voluntary retirement या फिर retirement under Rule 56J of the Fundamental Rules provided such retirement is not treated as a penalty. अब इसका tax treatment क्या होगा? ध्यान से सुनना। The amount so received, whether in whole or in part, shall be deemed to be the income of the assessee or the nominee. It shall be taxable in the year of receipt. Thus, Section ATCCD 3A establishes a charging mechanism for UPS withdrawals where tax benefits were earlier availed. तो यूपीएस में अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है और रिटायरमेंट के बाद आप उसमें से पैसा निकालते हो, तो जो भी आपका पैसा निकलता है वो ATCCD 3A के अंडर टैक्सेबल हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, ATCCD 6 डीम्ड नॉन रिसीट ऑन ट्रांसफर टू पूल कॉर्पस। इसके बारे में भी हम लोगों ने बात की कि अगर इंडिविजुअल कॉर्पस से पैसा निकलकर पूल कॉर्पस में जा रहा है, जो भी मुझे लमसम मिला, लमसम के बाद जो भी पैसा बचा वो इंडिविजुअल कॉर्पस से निकलकर पूल कॉर्पस में जा रहा है, तो जब पूल कॉर्पस में जाएगा, जो भी पैसा पूल कॉर्पस में जा रहा है, क्या उस ट्रांसफर को भी टैक्सेबल करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। तो सेक्शन ATCCD 6 provides an important relief provision. It states that where on superannuation, voluntary retirement or retirement, the amount standing to the credit of the individual corpus is transferred to a pool corpus, the assessee shall be deemed not to have received any amount in the previous year. ठीक है, तो अब ये माना जाएगा कि आपको कोई भी पैसा नहीं मिला, जो कि सच भी है। तो सिग्निफिकेंस क्या हुआ इसका कि मियर इंटरनल ट्रांसफर विद इन द पेंशन सिस्टम डज नॉट गिव राइज टू टैक्सेशन. टैक्स लायबिलिटी अराइजेस ओनली व्हेन एक्चुअल रिसीट अकर्स, नॉट ऑन नोशनल और अकाउंटिंग ट्रांसफर्स. ठीक है, तो जब आपको पैसा मिलेगा तभी टैक्सेबिलिटी होगी, अदरवाइज नहीं होगी. डन. तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें बात की ATCCD 3A के बारे में, और यहां पर बोला कि यूपीएस से जो भी आपको पैसा मिलेगा वो टैक्सेबल होगा अंडर सेक्शन ATCCD 3A. उसके बाद हम लोगों ने ATCCD 6 के बारे में बात की, और यहां पर हम लोगों ने बात की कि जो भी आपको इंटरनल जो आपका इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में पैसा शिफ्ट किया जाएगा उस पर कोई भी टैक्सेबिलिटी नहीं आएगी. कॉमन सेंस. अब हम बात करते हैं सेक्शन 12AA के अंदर एग्जेम्पशन ऑफ अप टू 60% ऑफ द यूपीएस कॉर्पस. तो सेक्शन 12AA प्रोवाइड्स अ स्पेसिफिक एग्जेम्पशन फॉर यूपीएस सब्सक्राइबर्स. क्या कह रही है? पेमेंट्स मस्ट बी मेड बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट. The recipient must be a subscriber to the UPS. The payment must be received on superannuation, voluntary retirement या फिर retirement. Extent of exemption. कितना exemption आपको मिलेगा? Exemption is available up to 60% of the individual's corpus. Any amount received in excess of 60% does not qualify for the exemption under this clause. This provision mirrors the exemption framework applicable to NPS, thus maintaining parity. ठीक है, तो 60% तक का आपको exemption मिल जाएगा. जो भी आप individual corpus से निकालते हो 60% तक का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा. और लास्ट सेक्शन ये क्या आया है आपके पास? सेक्शन 12AB एग्जेम्पशन ऑफ नोटिफाइड लमसम अमाउंट. जो स्टैट्यूटरी लमसम आपको मिलता है ना, उसमें आपका कितना एग्जेम्पशन है देखो. तो सेक्शन 12AB प्रोवाइड्स एग्जेम्पशन फॉर अ स्पेसिफिक लमसम पेमेंट रिसीव्ड बाय अ यूपीएस सब्सक्राइबर. इसमें देखो आप, द एग्जेम्पशन अप्लाइज टू अ लमसम रिसीव्ड एज पर क्लॉज 6 ऑफ पैराग्राफ 2 ऑफ नोटिफिकेशन नंबर इतना डेटेड 24 जनवरी 25 इशूड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज. कितना नेचर ऑफ लमसम है देखो इसमें. पेबल ऑन सुपरएन्युएशन,
calculated at 10% of the monthly emoluments for every completed 6 months of qualifying service. Meaning of monthly emoluments मतलब basic plus dearness allowance. Tax treatment, such lump sum amount is fully exempt from tax under section 10(12)(a)(b). ठीक है, अंडर सेक्शन 10(12)(a)(b). बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। 10% of basic plus DA into 6 months for every completed 6 months of qualifying service. For every completed 6 months, मतलब जितने भी 6 महीने आपने कंप्लीट किए, मतलब अगर मान लो 30 साल की आपकी सर्विस है, तो 30 साल में कितने महीने हो गए? 30 साल में डिवाइडेड बाई 12, 30 साल डिवाइडेड बाई 12 इंटू 6, सॉरी 30 साल इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6, उल्टा बोल रहा हूं मैं, 30 साल इंटू 12 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, तो फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, यानी ये 60 आ जाएगा। तो 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए इंटू 60, इतना पैसा आपको मिलेगा और ये कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा। ये वाला पैसा कंप्लीटली एग्जेम्प्ट होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम। The introduction of UPS and the corresponding tax provisions reflects the government's intent to provide retirement income certainty to central government employees, while preserving the contribution-based discipline of NPS and ensure tax neutrality and clarity through explicit statutory provisions. ठीक है, अब इसका एक हम लोग यहाँ पर देखेंगे, कंक्लूजन देखेंगे, फिर इलस्ट्रेशन देखेंगे। इलस्ट्रेशन देख के आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, ध्यान से सुनना। The Unified Pension Scheme is an optional pension arrangement under NPS for central government employees, supported by a structured tax framework under sections 80 CCD 3A, 80 CCD 6, 10(12)(a)(a) and 10(12)(a)(b). The scheme balances fiscal sustainability with post-retirement income assurance while providing well-defined exemptions and taxability rules for withdrawals. अब ध्यान से देखो, illustration देखो, आपको और क्लैरिटी के साथ चीजें समझ में आएंगी। Mr. A is a central government employee covered under National Pension Scheme. ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। He opted for the Unified Pension Scheme. नेशनल पेंशन सिस्टम के अंदर ये कवर्ड है और इसने यूपीएस को ऑप्ट किया। The following details are available. Mr. A retired on 31st March 2026 on superannuation. Amount standing to his credit in UPS on retirement is 50 lakh rupees. इनके इंडिविजुअल पेंशन कॉर्पस में 50 लाख रुपए पड़ा हुआ है। Out of the above, deduction under section 80 CCD was claimed on the entire contribution. तो जितना जितना आप पैसा कंट्रीब्यूट करते जा रहे थे, 80 CCD का डिडक्शन लेते जा रहे थे। रिटायरमेंट पे हुआ क्या? 30 लाख रुपीस was paid to Mr. A by NPS Trust. 30 लाख रुपया लमसम यहां पर मिला। 20 लाख रुपए was transferred from individual corpus to pool corpus. ठीक है, तो जो 30 लाख रुपए वो एनपीएस ट्रस्ट ने इनको दे दिया और जो बचा हुआ 20 लाख रुपए वो इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में ट्रांसफर कर दिया गया। इसके अलावा क्या हुआ? Additionally, Mr. A received a lump sum of 6 lakh rupees as per notification number इतना। His monthly emoluments basic plus DA were 1,20,000 रुपए। ठीक है, मंथली emoluments इसके 1,20,000 रुपए थे, बेसिक प्लस डीए। अब देखो, सबसे पहले ये जो 30 लाख रुपए का लमसम मिला, इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बताना है हमें। ये जो 20 लाख रुपए इंडिविजुअल कॉर्पस से पूल कॉर्पस में गया, हमें इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बताना है। ये जो 6 लाख रुपए का लमसम एक और मिला हुआ है, हमें इसकी टैक्सेबिलिटी के बारे में बताना है। और जो जो सेक्शंस एप्लीकेबल है, हमें उनकी टैक्सेबिलिटी के बारे, हमें उन सेक्शंस का मेंशन करना है। ठीक, तो सबसे पहले ये जो 30 लाख रुपए मिला, टैक्सेबिलिटी ऑफ 30 लाख रुपीज रिसीव्ड फ्रॉम एनपीएस ट्रस्ट। Mr. A is a subscriber to UPS. Payment is received on superannuation. As per section 10(12)(a)(a), exemption is available up to 60% of the individual corpus. ठीक है, तो 60% ऑफ 50 लाख रुपीस कितना आ जाता है? 30 लाख रुपीस आ जाता है। 60% ऑफ 50 लाख रुपीस 30 लाख रुपए आ जाता है और 30 लाख रुपए ही मैंने लिया भी है, तो ये 30 लाख रुपए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(12)(a)(a). ठीक है, ये 30 लाख रुपए पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो जाएगा अंडर सेक्शन 10(12)(a)(a). उसके बाद आप देखो, टैक्सेबिलिटी ऑफ 20 लाख रुपीस ट्रांसफर टू पूल कॉर्पस। ये जो 20 लाख रुपए पूल कॉर्पस में ट्रांसफर हुआ है, क्या इस पर कोई भी टैक्स लायबिलिटी आएगी? इस पर कोई टैक्स लायबिलिटी नहीं है। ये जो 6 लाख रुपए मिला है, ये जो 6 लाख रुपए मिला है, ये जो 6 लाख रुपए मिला है, इसकी कोई टैक्स लायबिलिटी आएगी क्या? देखो, दिस इज अ लंप सम रिसीव्ड एज पर नोटिफिकेशन नंबर इतना, कवर्ड अंडर सेक्शन 10(12)(a)(b, computed based on 10% of the monthly emoluments for completed 6 months of qualifying service. Such lump sum is fully exempt under section 10(12)(a)(b. ठीक है, तो अब देखो क्या हुआ यहां पर,
यूपीएस के विथड्रॉल्स की टैक्सेबिलिटी आएगी सेक्शन 80 सीसीडी 3 है, डीम्ड नॉन रिसीट ऑन ट्रांसफर 80 सीसीडी 6, exemption up to 60% of the corpus 1012 AA and exemption of notified lump sum 1012 AB। ठीक है, ये है यूनिफाइड पेंशन स्कीम वाला। आप एक बार फिर से इसको पढ़ना, दोबारा ये वाली वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दोबारा मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ये नोट्स जो है, इन नोट्स को अगर आप लोग पढ़ लोगे और उसके बाद फिर से ये वाला क्वेश्चन करोगे तो आपको और क्लैरिटी के साथ समझ में आ जाएगा यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ठीक है, एनपीएस के अंदर ही एक छोटू सा अमेंडमेंट और आया है कि एनपीएस वात्सल्य स्कीम को, जो कि माइनर्स के लिए बनाई गई है, इसको भी एनपीएस के अंदर एलिजिबल कर दिया गया है। तो देखो, दो पार्ट्स में हम लोग इसको भी पढ़ेंगे। डिडक्शन फॉर कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस वात्सल्य स्कीम सेक्शन 80 सीसीडी 1बी। ठीक है, 80 सीसीडी 1बी में हम लोग नेशनल पेंशन स्कीम में अपने लिए तो इन्वेस्टमेंट करते ही थे, अब अगर अपने माइनर बच्चों के लिए भी इन्वेस्ट करेंगे तो भी उसका डिडक्शन यहां पर 80 सीसीडी 1बी में मिलेगा। देखो, what is NPS Vatsalya scheme? NPS Vatsalya is a pension scheme under the National Pension Scheme. It is specifically designed for minor Indian citizens. ठीक है, माइनर इंडियन सिटीजन के लिए है। एलिजिबल पर्सन कौन है? तो एनी माइनर बिलो 18 years of age who is an Indian citizen वो एलिजिबल है। अकाउंट कौन ओपन करता है, कौन ऑपरेट करता है? तो सिंस द अकाउंट होल्डर इज माइनर, द अकाउंट इज ओपन बाय अ पेरेंट और लीगल गार्डियन एंड इज ऑपरेटेड बाय द गार्डियन ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। ठीक है, तो अकाउंट ओपन कौन करता है? पेरेंट या लीगल गार्डियन ही करता है, और ऑपरेट और मैनेज भी पेरेंट और लीगल गार्डियन ही करते हैं। द माइनर इज द एक्चुअल बेनिफिशियरी नॉट द गार्डियन। लेकिन इसका बेनिफिट किसको मिलता है? इसका बेनिफिट उसको माइनर को ही मिलेगा। व्हाट हैपेंस व्हेन माइनर अटेन्स 18 years? जैसे ही माइनर 18 साल का होता है, एनपीएस वात्सल्य अकाउंट डज नॉट क्लोज। एनपीएस वात्सल्य अकाउंट बंद नहीं होता, इट ऑटोमेटिकली कंटिन्यूज। ठीक है, वो कंटिन्यू होता रहता है। इट इज कन्वर्टेड या शिफ्टेड इनटू अ नॉर्मल एनपीएस टियर 1 अकाउंट इन द नेम ऑफ द इंडिविजुअल। तो जो भी इंडिविजुअल है, जो भी माइनर इंडिविजुअल था, वो जैसे ही बड़ा हुआ तो ये जो आपका वात्सल्य अकाउंट है, ये ऑटोमेटिकली एनपीएस टियर 1 अकाउंट में शिफ्ट हो जाता है। From this point onward, the individual becomes the sole account holder and the account functions like a regular NPS Tier 1 account. ठीक है, अब इसमें इन्वेस्ट अगर आप करोगे तो कौन कौन अलाउड है इसके लिए? तो डिडक्शन इज अवेलेबल टू द एसएससी हु कंट्रीब्यूट्स, दैट इज अ पेरेंट ऑफ द गार्डियन ऑफ द माइनर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? द डिडक्शन इज नॉट अवेलेबल टू द माइनर सिंस द इनकम इज यूजुअली क्लब्ड और निल। इट इज अवेलेबल टू द पर्सन हु एक्चुअली पेज द कंट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये डिडक्शन किसको अवेलेबल है? जो भी ये कंट्रीब्यूशन मेक करता है उसको डिडक्शन अवेलेबल होता है, माइनर को ये डिडक्शन अवेलेबल नहीं होता। ये डिडक्शन सेक्शन 80 सीसीडी 1बी के अंदर ही अवेलेबल होता है। ठीक है, तो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80 सीसीडी 1बी। दिस सेक्शन प्रोवाइड्स एडिशनल डिडक्शन फॉर एनपीएस कंट्रीब्यूशंस ओवर एंड अबव सेक्शन 80 सी एंड 80 सीसीडी 1। कितना रिडक्शन मिलता है? वही 80 सीसीडी 1बी में 50,000 रुपए की लिमिट होती है। ठीक है, 80 सीसीडी 1बी में हम सबको मालूम है 50,000 रुपए की लिमिट होती है, तो वही वाली लिमिट जो है वो इस वाले केस में भी अप्लाई हो जाती है। तो 50,000 rupees is absolute cap. It is not per child, it is not per account, it is per assessee per financial year. मतलब अगर मैं अपने एनपीएस के लिए लेट्स से 30,000 रुपीज डाल रहा हूं और अपने माइनर के एनपीएस वात्सल्य में भी मैं 30,000 रुपीज डाल रहा हूं, तो 60,000 रुपीज मैंने डाला, लेकिन मुझे 80 सीसीडी 1बी के अंदर सिर्फ 50,000 रुपीज का ही रिडक्शन मिलेगा। ठीक है, मुझे 80 सीसीडी 1बी के अंदर 50,000 रुपीज का ही रिडक्शन मिलेगा। Relation with Section 80C, contribution to NPS Vatsalya does not form part of the 150 limit under Section 80C. Section 80CCD 1B provides an extra benefit over and above Section 80C. ये हम लोगों को मालूम ही है। अब आओ देखो पार्ट बी में आते हैं, एग्जेम्पशन ऑन पार्शियल विथड्रॉल फ्रॉम एनपीएस वात्सल्य, सेक्शन 10-12 बी ए। अगर आप एनपीएस वात्सल्य स्कीम से पार्शियली कुछ पैसा विथड्रॉ करते हो तो आपको कितना एग्जेम्पशन मिलता है? तो while contributing to NPS Vatsalya gives a deduction, partial withdrawal from the account could otherwise become taxable. To avoid hardship, Section 10-12BA provides specific exemption. ठीक है, who receives the payment? तो पेमेंट किसको मिलता है? पेमेंट the assessee being the parent, the guardian of the minor. ठीक है, अगर आप एनपीएस वात्सल्य में से पैसा निकालोगे तब तो मतलब देखो जब ये माइनर 18 साल का हो जाएगा तब तो ये एनपीएस वात्सल्य रहेगा ही ना, रहेगा ही नहीं, तब ये नॉर्मल एनपीएस टियर 1 अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, अभी तो हम एनपीएस वात्सल्य के बारे में बात कर रहे हैं। तो एनपीएस वात्सल्य से अगर आप पैसा निकालते हो तो कौन निकालेगा? माइनर तो निकालेगा नहीं, आप ही निकालोगे। The withdrawal is made from the minor's NPS account but paid to the guardian since the minor cannot operate independently. ठीक है, The exemption applies only to partial withdrawal. अगर आपने partial withdrawal किया तभी आपको exemption मिलेगा. It must be in accordance with the terms and conditions prescribed under the Pension Fund Regulatory and Development Authority Act 2013 and the regulations made thereunder.
Any withdrawal not complying with PFRDA rules will not apply or will not comply. ठीक है, अब देखो सेक्शन अंडर विच एग्जेम्पशन इज ग्रांटेड, सेक्शन 1012 BA। लिमिट क्या है? 25% ऑफ द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशंस मेड बाय हिम। ठीक है, तो एनपीएस से भी अगर आप पार्शियल विथड्रॉल करते हो, अगर आप एनपीएस से पार्शियल विथड्रॉल करते हो तो आपको 25% का एग्जेम्पशन मिल जाता है। उसी तरह से अगर आप एनपीएस वात्सल्य से भी पार्शियल विथड्रॉल करोगे तो भी आपको यहाँ पर 25% का डिडक्शन मिल जाएगा। ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय हिम मतलब पेरेंट या गार्जियन ने जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा वो। 25% से ऊपर का अगर आपने विथड्रॉल किया तो फिर वो टैक्सेबल हो जाएगा। अब इसमें देखो, मिस्टर ए, a resident individual, opens an NPS वात्सल्य account for his minor daughter in financial year 25-26। ठीक है, मिस्टर ए ने क्या किया? एक एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन किया अपनी माइनर डॉटर के लिए फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। मिस्टर ए कंट्रीब्यूट 70,000 रुपीज ड्यूरिंग द ईयर। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 CCV 1B, मैक्सिमम अलाउड 50,000 रुपए, बैलेंस 20,000 रुपए पर कोई रिडक्शन नहीं मिलेगा। फिर अगर मान लो ये पार्शियल विथड्रॉल करते हैं तो टोटल कंट्रीब्यूशन मेड बाय ए मिस्टर ए टिल डेट 2 लाख रुपए हुआ। पार्शियल विथड्रॉल अगर सपोज 60,000 रुपए का किया तो इसका 25% कितना आता है? 50,000 रुपए आता है। हमने 60,000 विथड्रॉ किया, 50,000 रुपए का रिडक्शन, 10,000 रुपए आपका टैक्सेबल हो जाता है। और इसी के साथ डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो हमारा चैप्टर है उसके भी यहाँ पर अमेंडमेंट्स जितने भी थे वो आके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, डिडक्शंस फ्रॉम ग्रॉस टोटल इनकम वाले चैप्टर के भी अमेंडमेंट्स यहां पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। अगर आपको अभी तक चीजें समझ में आ रही हैं, हेल्पफुल लग रहा है, डेढ़ घंटा हम लोगों का यहां पर होने वाला है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। डन। चैप्टर नंबर 11, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस। इसमें भर भर के अमेंडमेंट्स है, भर भर के इसमें अमेंडमेंट्स है। ठीक है, देखो इसमें मैं आपको कुछ खास नहीं बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि सब कुछ यहां पर है। और मतलब टीडीएस टीसीएस वाला जो चैप्टर होता है उसमें वैसे भी पढ़ाने का कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसमें रेट, थ्रेशोल्ड, स्कोप और ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में मैं यहां पर थोड़ा थोड़ा बस आपको बताता रहूंगा। सबसे पहले आप देखो टीडीएस के अमेंडमेंट्स। सेक्शन 192 सैलरी, जनवरी 26 तक की क्या पोजीशन थी और मई 26 ऑनवर्ड्स क्या पोजीशन है, दोनों ही चीजें मैंने यहां पर आप लोगों को दी हुई हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने जनवरी 26 में अटेम्प्ट दिया है, आप लोग इससे एक बार कंपैरिजन करोगे जिससे आपको याद आ जाएगा। और जो लोग डायरेक्टली मई 26 में देने वाले हैं, आपको जनवरी 26 वाली चीज पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब मतलब ये तो कोई दिक्कत नहीं है। 193 देखो, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। ठीक है, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पहले रेट 10% था, थ्रेशोल्ड जनरली 10,000 रुपए थी, लेकिन 5,000 रुपए थी फॉर सर्टेन डिबेंचर्स। अब रेट अभी भी 10% है, लेकिन थ्रेशोल्ड जो है वो सबके लिए 10,000 रुपए हो चुकी है फॉर ऑल सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स। 194 डिविडेंड्स, पहले रेट 10% था, थ्रेशोल्ड 5,000 रुपए थी, अब ये थ्रेशोल्ड बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। ठीक है, थ्रेशोल्ड बढ़कर 10,000 रुपए हो गई है। 194A इंटरेस्ट अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज, इंटरेस्ट अदर दैन ऑन सिक्योरिटीज, रेट अभी सेम है 10%। थ्रेशोल्ड, जनरल थ्रेशोल्ड पहले 5,000 रुपए थी, अभी 10,000 रुपए हो गई है। पहले बैंकिंग या पोस्ट ऑफिस के लिए 40,000 रुपए, सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए थी, अब ये 50,000 और 1 लाख रुपए हो गई है। ठीक है, तो इंश्योरेंस कमीशन नॉन कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट के लिए पहले 5% था और डोमेस्टिक कंपनी के लिए पहले 10% था। थ्रेशोल्ड 15,000 रुपए थी। ठीक है, अब नॉन कॉर्पोरेट प्रेसिडेंट के लिए 2% हो गया है, डोमेस्टिक कंपनी के लिए 10% हो गया है और थ्रेशोल्ड जो है वो 20,000 रुपए हो गई है। कई सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये टीडीएस टीसीएस के रेट्स तो याद ही नहीं होते, इसको कैसे करना है? तो ये एक दिन में याद होने वाले हैं भी नहीं। ठीक है, ये हम लोग जब भी रेगुलर क्लासेस करते हैं तो रेगुलर क्लासेस में आप लोगों को मैं प्रॉपर्ली याद करवाता हूं इसको। ठीक है, रेगुलर क्लासेस में मैं आपको इसको प्रॉपर्ली याद कराता हूं और याद करने का एक ही तरीका है कि हर सेक्शन के बाद आप वो सारे के सारे सेक्शंस करो। जनवरी 26 एग्जाम से पहले मैंने एक मैराथन सेशन भी लिया था। उस मैराथन सेशन में भी मैंने आपको बताया था कि आप अगले 1.5-2 दिन के अंदर अंदर टीडीएस के सारे रेट्स कैसे आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, तो आपको याद कैसे रखना है? आपको जैसे ये सेक्शन 192 है, तो अब आपको यहां पर लिखना होगा कि ये सैलरीज के लिए है। ठीक है, इसमें किस रेट से टीडीएस काटा जाता है? तो एवरेज रेट से टीडीएस काटा जाता है। इसकी थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? तो थ्रेशोल्ड लिमिट इज अ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। टाइम ऑफ डिडक्शन क्या हो जाता है? पेमेंट या क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर या एट द टाइम ऑफ पेमेंट। और अगर इसमें कोई रिमार्क्स है तो ठीक है, तो अगर आपने 192 याद किया, उसके बाद फिर आप 192A पर आए,
तो 192A के लिए भी आप ये 5 कॉलम्स लिखोगे, ठीक है। 192 के लिए भी आप ये वाले 5 कॉलम्स लिखोगे, 1 2 3 4 5, और उसके बाद आप फिर से 192 लिखोगे, फिर आप 192A लिखोगे। फिर जब आप 193 याद करोगे तो 193 के लिए आप ये पांचों कॉलम्स लिखोगे। उसके बाद फिर बिफोर मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन आप फिर से 192 करोगे, 192A करोगे, 193 करोगे, फिर आप 194 करोगे, 194 के लिए पांचों कॉलम्स लिखोगे। उसके बाद फिर आप 192 2A 3 4। जब आप ऐसे क्यूम्युलेटिव रिवीजन करोगे, एंड टुडे इज व्हाट, टुडे इज 23 जनवरी 2026। कौन कहता है कि याद नहीं हो सकता यार? हम लोग रेगुलर क्लासेस में सारे सेक्शन, सारे रेट्स, एक एक थ्रेशोल्ड, एक एक रेट हम लोग याद करते हैं। वो अलग बात है, आप लोग उसको कंटिन्यू नहीं करते हो, ठीक है। जितने भी लोगों ने जनवरी 26 में एग्जाम दिया है और आप लोगों ने मुझसे पढ़ाई की हुई है, आप लोगों को पता होगा कि रेगुलर क्लासेस में हम लोगों ने एक एक चीज याद की थी। और मैंने आप लोगों से कहा था कि बस अगर दिन के 15 मिनट जो कि ज्यादा नहीं होते हैं, 24 घंटों में से आपको सिर्फ 15 मिनट देने हैं। अगर, क्योंकि रेगुलर क्लासेस में मैं आपको याद तो करा ही देता हूं, तो बस 15 मिनट लगाकर अगर आपने सारे के सारे लिख लिए तो आपके 4 मार्क्स एब्सोल्युटली पक्के हैं, कोई छीन नहीं सकता उनको। क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 2B आता है टीडीएस टीसीएस का, 4 मार्क्स का आता है, लेकिन दिन की 15 मिनट की मेहनत है। मैं अभी भी कह रहा हूं, आपने मुझसे पढ़ा हो, आपने मुझसे नहीं पढ़ा हो, लेकिन आप एक एक सेक्शन करो और ये 5 कॉलम्स की आप टेबल बनाओ, ठीक है। इन 5 कॉलम्स के आप टेबल बनाओ। आप यहां पर लिखो नेचर ऑफ पेमेंट, आप यहां पर लिखो रेट, आप यहां पर लिखो थ्रेशोल्ड, आप यहां पर लिखो टाइम ऑफ डिडक्शन, और आप यहां पर लिखो रिमार्क्स। इन 5 कॉलम्स की टेबल अगर आप लोगों ने बनाई फॉर एवरी सेक्शन, एंड आफ्टर एवरी सेक्शन यू ड्रॉ क्यूमुलेटिव टेबल, ठीक है। आप देखोगे कितना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए टीडीएस टीसीएस के सेक्शंस को, रेट्स, थ्रेशोल्ड्स, नेचर, रिमार्क्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ याद हो जाएगा। लेकिन पेशेंस चाहिए, पेशेंस चाहिए। हम लोग सोचते क्या है कि सब कुछ एक ही दिन में याद हो जाए। काश कोई कोई एक मेमोरी ट्रिक बता दे, कोई किसी तरह से कोई मेमोरी ट्रिक बता दे कि मुझे सब कुछ एक बार में याद हो जाए। नहीं पॉसिबल है। आई एम टेलिंग यू राइट हियर राइट नाउ, दैट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। द ओनली थिंग दैट्स पॉसिबल इज कि आप उसको टाइम दो, जितना वो टाइम आपसे डिजर्व करता है, आपको उतना टाइम देना पड़ेगा। रोज अगर आप देखो रेगुलर क्लासेस में हो तब तो हम लोग कर ही रहे हैं इसको, तब हम लोग इसको पूरा का पूरा करेंगे। आप में से कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो अभी रेगुलर क्लासेस लेने के बारे में सोच रहे होंगे। अगर आप रेगुलर क्लासेस ले रहे हो तब तो हम इसको पूरा का पूरा याद करेंगे। फास्ट ट्रैक में भी हम लोग इसको पूरा याद नहीं कर सकते, क्योंकि इसको टीडीएस टीसीएस के लिए मैं अकेले, रेगुलर क्लासेस में हम लोग 6 लेक्चर्स लेते हैं 1.5 घंटे के, ठीक है। तो टीडीएस टीसीएस वाला जो चैप्टर होता है, रेगुलर क्लासेस में हम लोग 6 क्लासेस लेते हैं 1.5 आवर्स ईच। कई बार वो क्लासेस एक्सटेंड होकर 2 आवर्स की भी चली जाती है, ठीक है। तभी तो ये सारा का सारा हम लोग याद करते हैं। एवरी डे वी रिवाइज एवरी सेक्शन, आफ्टर एवरी सेक्शन वी रिवाइज ऑल द प्रीवियस सेक्शंस, तब जाके याद होता है, तब जाके याद होता है। तो याद करने का तरीका क्या है? ये तरीका है, ठीक है। अब बाकी देखो, इसमें कुछ कॉन्सेप्चुअल समझाने का है नहीं, राइट। इसमें बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल समझाने का नहीं है। जैसे 194 डीए लाइफ इंश्योरेंस मैच्योरिटी में 5% था टिल 1 अक्टूबर, और 1 अक्टूबर के बाद 2% था। जनवरी 26 वालों के लिए था, अब 2% हो गया है, तो इसमें कोई अमेंडमेंट तो है नहीं, ठीक है। लॉटरी टिकट पहले 5% था टिल 1 अक्टूबर, 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स 2% हो गया है, तो अभी ये 2% है। लेकिन थ्रेशोल्ड पहले 15,000 रुपए की थी, अभी थ्रेशोल्ड 20,000 रुपए की हो गई है। तो अब तो इनफैक्ट मई 26 ऑनवर्ड्स के लिए तो आसान हो गया, क्योंकि साल के बीच वाला वो जो 1 अक्टूबर से पहले का रेट और 1 अक्टूबर से बाद का रेट आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ सिंपली एक ही रेट याद रखना है, ठीक है। आपको एक ही रेट याद रखना है। 194H कमीशन पहले 5% था, बाद में 2% हो गया, तो अभी 2% है, लेकिन जो थ्रेशोल्ड है वो 15,000 से बढ़कर 20,000 हो गई है, ठीक है। और इतनी कॉम्प्रिहेंसिव टेबल मैं आपको बता रहा हूं, कहीं मिलेगी भी नहीं। तो अगर ये सही लग रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। रेंट में देखो आप, पहले 2% था फॉर प्लांट एंड मशीनरी एंड 10% था फॉर लैंड एंड बिल्डिंग। रेट्स अभी भी वही हैं, लेकिन पहले थ्रेशोल्ड क्या थी? 2,40,000 रुपीज पर फाइनेंशियल ईयर। अब थ्रेशोल्ड हो गई है 50,000 रुपीज पर मंथ और पार्ट ऑफ द मंथ। इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए एक क्लैरिफिकेशन आया हुआ है कि एग्रीगेशन करना पड़ेगा अगर मल्टीपल ट्रांसफरर्स या ट्रांसफरीज इन्वॉल्व होते हैं तो बेसिकली इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर 50 लाख रुपए से ज्यादा का पेमेंट करना है तो मुझे टीडीएस काट के करना होगा। यस, इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर मैं खरीदता हूं 50 लाख रुपए से ज्यादा का मुझे अगर पेमेंट करना है तो मैं टीडीएस काट के पेमेंट करूंगा। अब सपोज आप और मैं मिलकर एक प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं, वो प्रॉपर्टी 60 लाख रुपीस की है, मुझे 30 लाख रुपीस देने हैं, आपको 30 लाख रुपीस देने हैं। तो कई सारे लोग क्या करते थे कि अरे यार मुझे तो 30 ही देना है ना, तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। आप भी बोलोगे मुझे भी 30 देने हैं तो मुझे टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। लॉ कहते नहीं, ऐसा नहीं होता है। दोनों का एग्रीगेशन करो, एग्रीगेट करने के बाद क्या होगा? आप जॉइंट प्रॉपर्टी खरीद रहे हो ना,
तो आप प्रॉपर्टी तो 60 लाख रुपीस की खरीद रहे हो तो टीडीएस काटना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये रेंट बाय इंडिविजुअल्स एचयूएफ पहले 5% था, 1 अक्टूबर के बाद 2%, तो ये 2% है, 50,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रोफेशनल एंड टेक्निकल फीस, इसमें देखो, इसमें पूरे थ्रेशोल्ड्स, रेट्स वगैरह सब कुछ बदले हैं। तो प्रोफेशनल सर्विसेज में 30,000 की जगह 50,000 हो गया, टेक्निकल सर्विसेज में 30,000 की जगह 50,000 हो गया, रॉयल्टी 30,000 रुपीज की जगह 50,000 रुपीज हो गई, नॉन कम्पीट फी 30,000 रुपीज की जगह 50,000 रुपीज हो गई, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन पहले कोई थ्रेशोल्ड नहीं था, अब भी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है, और कॉल सेंटर में भी अभी कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। रेट्स सेम है, ठीक है, रेट सेम है। प्रोफेशनल सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, टेक्निकल सर्विसेज, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, रॉयल्टी फॉर फिल्म्स, रॉयल्टी अदर्स, रॉयल्टी अदर्स, नॉन कम्पीट फी, नॉन कम्पीट फी, डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन 10%, और अब कॉल सेंटर का भी 10% आ गया है, ठीक है। अब यहां पर सेक्शन 194 के देखो, यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, तो यहां पर जो थ्रेशोल्ड लिमिट है वो 5,000 से बढ़कर 10,000 हो गई है। कंपल्सरी एक्विजिशन में जो थ्रेशोल्ड थी वो 2 लाख रुपए, वो 2.5 लाख रुपए थी, अब ये बढ़कर थ्रेशोल्ड लिमिट 5 लाख रुपीस की हो गई है, ठीक है। 194M मजाक, 194M, तो यहां पर रेट पहले 5% था, बाद में 2%, तो अभी भी ये 2% है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 194T एक नया सेक्शन आया है, ठीक है, 194T एक नया सेक्शन आया है। ये नया सेक्शन किसके लिए? अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट देती है, ये 5 चीजें, ठीक है। अगर कोई भी पार्टनरशिप फर्म किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस या इंटरेस्ट देती है, तो फिर उसको टीडीएस काटना पड़ता है एट द रेट ऑफ 10%, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का वो पैसा दे रही है तो, ठीक है। अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का पैसा दे रही है तो फिर टीडीएस 10% के रेट से काटना पड़ेगा। तो दिस वाज नॉट प्रेजेंट फॉर जनवरी 26, ये मई 26 वाले स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर को सैलरी, रेम्यूनरेशन, कमीशन, बोनस, इंटरेस्ट वगैरह कुछ भी दे रही है, तो उस पर टीडीएस काटना पड़ेगा 10% के रेट से, अगर 20,000 रुपए से ज्यादा का पेमेंट किया गया है तो, ठीक है। ऑलराइट, टीडीएस के सारे अमेंडमेंट्स हो गए, अब टीसीएस के बारे में हम लोग यहां पर बात करते हैं। तो देखो, सबसे पहला क्या है, 2061 टिम्बर या फॉरेस्ट प्रोड्यूस, ठीक है। इस पर पहले 2.5% के रेट से टीसीएस कलेक्ट होता था, लेकिन अब इस पर 2% के रेट से आपको टीसीएस कलेक्ट करना होगा। उसके बाद 2061F क्या था कि अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा की मोटर व्हीकल खरीदते हो तो जो सेलर है वो 1% का टीसीएस भी लगाएगा, लेकिन पहले ये सिर्फ मोटर व्हीकल्स पर था, अब ये मोटर व्हीकल्स के साथ साथ और भी कई सारी चीजों पर आ चुका है, ठीक है। अब ये मोटर कार, रिस्ट वॉच, आर्ट पीस सच एज एंटीक्स, पेंटिंग, स्कल्पचर, एनी कलेक्टिबल सच एज कॉइन, स्टैम्प, यॉट, रोइंग बोट, कैनोई, हेलीकॉप्टर, any pair of sunglasses, any bag such as handbag, purse, any pair of shoes, any sportswear and equipment such as golf kit, ski wear, any home theater system, any horse or horse racing in race clubs or and horse for polo, 10 लाख रुपए से ज्यादा हुआ तो 1% के रेट से इस पर टीसीएस लगेगा, ठीक है। तो ये टीसीएस में काफी सारे चेंजेस हुए हैं। इसके बाद एलआरएस अमेंडमेंट्स देखो, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस की वाले 2061G, घूमी घूमी, जी फॉर घूमी घूमी, ठीक है। तो यहां पर भी काफी रेट्स में चेंजेस हुए। ओवरसीज टूर पैकेजेस में पहले 7 लाख तक 5% था, 7 के ऊपर 20% था, अब 7 की जगह 10 कर दिया है, मतलब 10 लाख तक 5% है, 10 लाख के ऊपर 20% है। एजुकेशन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट 7 लाख तक नील था, अब 7 लाख 5 था, ये 7 की जगह 10 हो गया है, ठीक है, 7 की जगह 10 हो गया है। अदर्स पे 7 लाख तक नील, उसके ऊपर 20, ये 7 की जगह 10 हो गया है। और 80E वाला जो लोन था उस पे 7 लाख तक नील था, उसके ऊपर 0.5% था, अब ये यहां पर गायब ही कर दिया इसको, यानी इस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा, ठीक है, इस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। तो ये सारी चीजें जो आप लोगों को याद करनी होंगी, ये सारे अमेंडमेंट्स हैं आप लोगों के मई 26 के लिए, ठीक है। फिर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव अमेंडमेंट्स हैं, देखो, तो लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट, द लिस्ट ऑफ एलिजिबल सेक्शंस नाउ एक्सप्लिसिटली इंक्लूड सेक्शन 194Q यानी परचेज ऑफ गुड्स एंड न्यू सेक्शन 194T पेमेंट टू पार्टनर्स, omission provisions for higher tax rates for non-filers 2060AB and 2060CAA have been removed। मतलब अब ये क्या है, ये आपके स्टडी मटेरियल से गायब कर दिया गया है। याद करो, पहले ये होता था कि 206AB और 206CCA कि अगर आपने रिटर्न फाइल वगैरह नहीं किया है, अगर आपने रिटर्न वगैरह फाइल नहीं किया है तो हायर रेट से आपका टीडीएस या टीसीएस लगता था। वो वाले प्रोविजंस आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस से हटा दिए गए, ठीक है, वो वाले प्रोविजंस आपके सीए इंटरमीडिएट के सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो ये गुड न्यूज है आपके लिए। एंड फाइनली हम लोग अपने आखिरी चैप्टर पर आ गए, रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट। आप लोग प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर दो, बड़ा मतलब बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं और आप लोग देख सकते हो किस एक्सटेंट की मेहनत गई होगी इन नोट्स को बनाने में, ठीक है। इन नोट्स को बनाने में किस लेवल की मेहनत लगी होगी, ये टीडीएस वाली शीट बनाने में किस लेवल की मेहनत बनी होगी, क्योंकि आईसीएआई ने सिर्फ स्टैट्यूटरी अपडेट्स दी हैं,
और आईसीएआई ने अपने स्टडी मटेरियल के बाद वाले एरिया टाइम के स्टैट्यूटरी अपडेट्स दिए, ये सब आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सारी चीजें जो भी आपको यहाँ पर मेरे नोट्स में मिल रहा है, ये आपको आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं मिलेगा, बिकॉज आई एक्चुअली कंपेयर्ड द स्टडी मटेरियल ऑफ ये जो जनवरी 26 तक के लिए एप्लीकेबल था और मई 26 तक के लिए एप्लीकेबल था। एक एक चेंज को यहाँ पर कंसोलिडेट किया हुआ है यहाँ पर मैंने, ठीक है, एक एक चेंज को, एक एक छोटे छोटे चेंज को। ये सारी चीजें आपको आईसीएआई के स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं मिलेंगी। तो अगर आप यहां तक आ गए हो, अगर आपको ये जेन्युइनली हेल्पफुल लग रहा है, तो प्लीज एक बार वीडियो को लाइक कर देना जरूर, ठीक है। रिटर्न फाइलिंग एंड सेल्फ असेसमेंट में देखो, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट फॉर फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न, सेक्शन 139(8)(a), इसमें मेजर अमेंडमेंट आया हुआ है, मेजर अमेंडमेंट है एंड बहुत ज्यादा चांसेस है, पानी खत्म हो गया, मेजर अमेंडमेंट है और बहुत ज्यादा चांसेस है कि मई 26 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए और आएगा ही, बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। आईसीएआई के स्टडी मटेरियल में 139(8)(a) से रिलेटेड एक बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन भी दिया हुआ है, ठीक है। एंड ऑब्वियसली क्योंकि अमेंडमेंट आ चुका है तो अमेंडेड प्रोविजन के बेसिस पर ही दिया हुआ है, ठीक है। अगेन ये वाला स्टैट्यूटरी अपडेट में नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये हम लोगों ने मतलब स्टडी मटेरियल्स को कंपेयर करके जो भी चेंजेस है वो मैंने आपको बताया, बहुत छोटी छोटी चेंजेस आए हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे हैं। वो आप देखो ना, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में, पीजीबीपी में, सब छोटे छोटे चेंजेस है, माइन्यूट चेंजेस है, लेकिन सारे बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। Section 139(8)(a) allows a taxpayer to file an updated return to correct omissions, to disclose additional income. It is a voluntary compliance measure, but additional tax is payable and certain cases are excluded. ये हम लोगों को मालूम है। जनवरी 2026 तक की क्या पोजीशन थी कि अपडेटेड रिटर्न कुड बी फाइल्ड विद इन 24 मंथ्स टाइम काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। हम लोगों के लिए जो रेलेवेंट प्रीवियस ईयर है वो 25-26 है और असेसमेंट ईयर है 26-27, यानी 31 मार्च 2027 को हमारा असेसमेंट ईयर खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल 2027 से लेकर 2 साल, ठीक है, यानी 27-28 और 28-29। अगर हम पुराने लॉ के हिसाब से चले, मतलब पुराने प्रोविजंस के हिसाब से, बिफोर अमेंडमेंट वाले प्रोविजंस के हिसाब से चले, तो प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए हम लोग अपडेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं? 27-28 में और 28-29 में। लेकिन अब नई पोजीशन क्या हो गई है, लॉ कह रहा है कि आप सिर्फ 2 नहीं, आप 4 साल तक अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। मतलब प्रीवियस ईयर 25-26 के लिए आप 27-28 में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, 28-29 में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो, 29-30 में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो और 30-31 में भी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हो। तो टाइम लिमिट एक्सटेंडेड टू 48 मंथ्स काउंटेड फ्रॉम द एंड ऑफ द रेलेवेंट असेसमेंट ईयर। एंड ऑब्वियसली आप लोगों को याद होगा कि पहले अपडेटेड रिटर्न्स में यहां पर 2 एडिशनल टैक्स के स्लैब्स हुआ करते थे, ठीक है। तो अब क्योंकि अपडेटेड रिटर्न आप यहां पर भी कर चुके हो, तो इसलिए अब 4 सालों के एडिशनल टैक्स के स्लैब्स होंगे। तो फाइलिंग एन अपडेटेड रिटर्न इज नॉट फ्री, टैक्स पेयर मस्ट पे नॉर्मल इंटरेस्ट, टैक्स एंड एडिशनल टैक्स, पेनल एलिमेंट। ओल्ड पोजीशन क्या थी कि अगर आपने असेसमेंट ईयर के खत्म होने के 12 महीने के अंदर अंदर अपडेटेड रिटर्न फाइल कर दिया तो 25% का आपको एडिशनल टैक्स देना पड़ता था, और अगर 12 से 24 महीने के बीच में आपने फाइल किया, मतलब दूसरे साल फाइल किया, तो 50% के रेट से टैक्स देना होता था। अब यहां पर जो है वो है 25, 50, 60 और 75, ठीक है। मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर 25-26 है, असेसमेंट ईयर 26-27 है, 27-28, 28-29, 29-30 और 30-31। अगर आपने रिटर्न 27-28 में फाइल किया तो 25% का एडिशनल टैक्स देना होगा, 28-29 में फाइल किया तो 50% का एडिशनल टैक्स देना होगा, 29-30 में फाइल किया तो 60% का एडिशनल टैक्स देना होगा, और 30-31 में फाइल किया तो 75% का एडिशनल टैक्स आपको देना होगा, ठीक है। ये हम लोगों के पास अपडेटेड रिटर्न से रिलेटेड एक अमेंडमेंट था, ठीक है। तीसरा जो हमारा अमेंडमेंट है वो है डिसकंटिन्यूएशन ऑफ आधार एनरोलमेंट आईडी। देखो, पुरानी पोजीशन क्या थी जनवरी 26 तक, यानी असेसमेंट ईयर 25-26 तक, कि आधार एनरोलमेंट आईडी का कोड आप कर सकते थे इन प्लेस ऑफ आधार नंबर व्हाइल फाइलिंग रिटर्न और पैन रिलेटेड कंप्लायंसेस। ऐसा होता था ना कि रिटर्न अगर आपको फाइल करना है तो आपको आधार नंबर तो दिखाना पड़ेगा, लेकिन चलो अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप आधार एनरोलमेंट आईडी दिखा सकते हो, या पैन से रिलेटेड आप आधार एनरोलमेंट आईडी दिखा सकते हो। अब आधार एनरोलमेंट आईडी वाले ऑप्शन को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स आप आधार एनरोलमेंट आईडी नहीं दिखा सकते हो, सिर्फ आधार नंबर ही आपको दिखाना पड़ेगा। एनरोलमेंट आईडी इज नो लॉन्गर वैलिड फॉर रिटर्न फाइलिंग या फिर पैन आधार कंप्लायंस, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट अमेंडमेंट,
आधार इंटीमेशन डेडलाइन फॉर पैन अलॉटेड ऑन एनरोलमेंट आईडी। ठीक है, अगर आपको एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर पैन मिला था, ठीक है, जब आप पैन के लिए अप्लाई करते हो तो आपको आधार दिखाना होता है, और अगर आपके पास आधार नहीं था तो आपको आधार एनरोलमेंट आईडी दिखाकर पैन मिल जाता था। तो नाउ द लॉ इज सेइंग कि अगर आपको एनरोलमेंट आईडी के बेसिस पर पैन मिला है तो अब तो आधार आ गया होगा ना आपके पास, तो आधार को बताओ ना आप। तो पहले क्या था, पर्सन्स अलॉटेड पैन ऑन द बेसिस ऑफ एनरोलमेंट आईडी हैड टू इंटीमेट आधार बाय अ नोटिफाइड डेट। तो लॉ में लिखा हुआ था कि एक नोटिफाइड डेट बताई जाएगी जहां पर आपको अपना आधार बताना पड़ेगा, लेकिन नो स्पेसिफिक डेडलाइन वाज मेंशन्ड इन द एक्ट। अभी न्यू पोजीशन क्या हो गई है, आधार मस्ट बी इंटीमेटेड और ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2025 और सच अदर डेट एज मे बी नोटिफाइड बाय सीबीडीटी। ठीक है, तो यहां पर लॉ मेकर्स ने बोला कि भाई 31 दिसंबर 2025 तक, तो ये जो प्रीवियस ईयर 25-26 से रिलेटेड सवाल आएंगे ना आपके पास, उसमें ये वाला एडजस्टमेंट भी पूछा जा सकता है। ठीक है, रिटर्न फाइलिंग वाले चैप्टर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें ये वाला एडजस्टमेंट भी पूछा जा सकता है कि भाई किसी को पैन मिल गया था ऑन द बेसिस ऑफ आधार एनरोलमेंट आईडी, तो अभी उसे कौन सी डेट तक अपना आधार मेंशन करना पड़ेगा, उसे कौन सी डेट तक अपना आधार इंटीमेट करना पड़ेगा। तो 31 दिसंबर 2025 तक उसको अपना आधार इंटीमेट करना पड़ जाएगा। ये देखो, रिलीफ टू डिडक्टर्स एंड कलेक्टर्स फ्रॉम हायर टीडीएस। अब ये 21 जुलाई 2025 को ये वाला नोटिफिकेशन आया था, इसको देखते हैं। Section 139AA2 of the Income Tax Act 1961 requires every person who was allotted a permanent account number on or before 1st July 2017 to intimate his Aadhaar number to the prescribed authority within prescribed time. ठीक है, अगर आपको पैन 1 जुलाई 2017 से पहले मिल गया था तो अब ये आपके पास था कि आपको भाई आधार नंबर देना पड़ेगा। द लास्ट डेट प्रिस्क्राइब्ड फॉर लिंकिंग आधार विद पैन वाज 31 मार्च 22। ठीक है, तो पैन की आधार से लिंकिंग की जो आखिरी डेट रखी गई थी वो रखी गई थी 31 मार्च 2022। If a person fails to intimate his Aadhaar number within this time limit, his PAN becomes inoperative as per the provisions of the Act. और ये बोला गया था कि अगर आप अपना आधार नंबर नहीं लिंक कर पाते हो 31 मार्च 22 तक तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाएगा। नाउ लिसन टू दिस, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव हो जाता है तो जिनको भी आपका टीडीएस काटना है वो हायर रेट पर टीडीएस काटेंगे, है ना, उन्हें हायर रेट पर टीडीएस काटना होगा। अब उन्हें हायर रेट पर टीडीएस काटना है और फिर बाद में आपका पैन ऑपरेटिव हो जा रहा है, तो फिर ये एक ना बड़ी प्रॉब्लम सी चल रही थी, तो उसके बारे में ये वाला अमेंडमेंट है। तो मेकिंग एन इनऑपरेटिव पैन ऑपरेटिव अगेन, देखो, a PAN which has become inoperative can be made operative again by fulfilling the following conditions। अगर आपने 31 मार्च 2022 तक पैन और आधार की लिंकिंग नहीं करवाई होगी तो आपका पैन इनऑपरेटिव हो चुका होगा। ठीक है, लेकिन इनऑपरेटिव पैन को वापस आप ऑपरेटिव बना सकते हो अगर आपने ये 2-3 कंडीशंस फुलफिल की तो। क्या? द पर्सन मस्ट इंटीमेट हिज आधार नंबर इन द प्रिस्क्राइब्ड मैनर and the person must pay a fee of 1000 rupees under section 234H with rule 1145A of the Income Tax Act rules of the Income Tax Rules 1962. Once these conditions are fulfilled, the PAN becomes operative within 30 days from the date of intimation of Aadhaar. ठीक है, अगर आपने ये वाली कंडीशंस फुलफिल कर दी तो इसके 30 दिन के बाद आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। Consequences of PAN being inoperative, देखो क्या होता था, applicable from 1st July 23 till the PAN becomes operative। तो ये 1st July 23 onwards ये वाले consequences आपके आते थे। क्या consequences होते थे? If the PAN of a person remains inoperative, the following consequences apply during the period starting from 1st July 23 and ending on the date on which the PAN becomes operative। तो 1st July 23 से लेकर जब तक आपका पैन वापस ऑपरेटिव नहीं हो जाता तब तक ये आपके सामने कॉन्सिक्वेंसेस अप्लाई होते थे। क्या? No refund of tax. No refund of any tax or part thereof shall be issued to such person during the period for which the PAN remains inoperative। अगर आपका पैन इनऑपरेटिव है तो आपको इनकम टैक्स का रिफंड नहीं मिलेगा। No interest on refund। अगर आपको कोई रिफंड मिला तो उस पर इंटरेस्ट भी नहीं मिलेगा। Even if refund becomes due earlier, अगर मान लो रिफंड आपका बाद में ड्यू लेटर, सॉरी, इवन इफ रिफंड बिकम्स ड्यू लेटर, अगर आपका रिफंड बाद में ड्यू हो भी जाता है तो नो इंटरेस्ट शैल बी पेबल ऑन सच रिफंड फॉर द पीरियड फ्रॉम 1st जुलाई 2023 टिल द डेट ऑन विच द पैन बिकम्स ऑपरेटिव। तो 1st जुलाई 23 से लेकर जब तक आपका पैन ऑपरेटिव नहीं हो जाता, इस पीरियड में अगर आपका कोई रिफंड बन भी रहा था और वो पैन ऑपरेटिव होने के बाद आपको मिलने वाला है तो उस रिफंड के ऊपर इंटरेस्ट आपको नहीं मिलेगा। हायर टीडीएस अंडर सेक्शन 206AA। If tax is required to be deducted at source in case of such person, tax shall be deducted at higher rates as prescribed under section 206AA because the PAN is inoperative. Higher TCS under section 206CC. If a tax is required to be collected at source in case of such person, tax shall be collected at higher rates as prescribed under section 206CC because the PAN is inoperative.
तो एकदम सिंपल सी बात है कि अगर पैन नहीं है तो हायर टीडीएस कटेगा, हायर टीसीएस लगेगा। अब डिडक्टर्स और कलेक्टर्स को क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती थी? तो इन मेनी केसेस ऑल्दो द पैन ऑफ द पेई वाज इनऑपरेटिव ऑन द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ क्रेडिट, द पेई लेटर लिंक्ड आधार एंड मेड द पैन ऑपरेटिव विद इन अ शॉर्ट पीरियड। तो ये हुआ कि सपोज मुझे आपका टीडीएस काटना है, अब आपका पैन मेरे पास है लेकिन अब आपका पैन इनऑपरेटिव है, तो मुझे हायर रेट पर टीडीएस काटना पड़ेगा। तो मैंने हायर रेट पर टीडीएस काटा, लेकिन टीडीएस काटने के बाद आपने फटाफट से उसको इनऑपरेटिव करवा दिया। हाउएवर, since the PAN was inoperative at the time of payment of credit, deductors and collectors were technically required to deduct or collect tax at higher rates under Section 206AA or 206CC. This resulted in practical difficulties and unnecessary hardship for deductors and collectors. अब आई नो अभी आपका पैन इनऑपरेटिव है, लेकिन आगे चलकर तो आपका पैन ऑपरेटिव हो जाएगा। अब मुझे जबरदस्ती हायर रेट पर टीडीएस काटना है, हायर रेट पर मुझे टीसीएस लेना है, तो ये मेरे लिए एक प्रॉब्लमैटिक बात आ जाती थी। To reduce this hardship, the Central Board of Direct Taxes issued a circular dated 21st July 25. This circular provides that in certain cases, deductors and collectors will not be required to apply higher TDS or TCS rates under Section 206AA or 206CC, even if the PAN was inoperative on the date of payment of credit, provided the PAN becomes operative within the specified time. ठीक है, तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अगर आपने एक स्पेसिफाइड टाइम के अंदर अंदर आपका पैन ऑपरेटिव हो जाता है, तो इनऑपरेटिव पैन की वजह से भी आपको हायर टीडीएस या टीसीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। Cases in which relief is available, देखो, payments made between 1st April 24 and 31st July 25. If any sum is paid or credited between 1st April 24 and 31st July 25, relief will be available provided that the PAN of the payee is made operative as a result of Aadhaar linkage on or before 30th September 25. तो 1st April 24 से लेकर 31 जुलाई 2025 के बीच में अगर कोई भी पेमेंट किया इनऑपरेटिव पैन के बाद, तो हायर टीडीएस काट लिया, लेकिन अगर 30th सितंबर 2025 तक आपने आधार और पैन लिंक करवा लिया तो वो रिवर्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एक रिलीफ मिल जाएगी। तो इन सच केसेस हायर रेट्स ऑफ टीडीएस और टीसीएस अंडर सेक्शंस 206AA और 206CC विल अप्लाई। ठीक है, will not apply. Payments made on or before 1st August 2025. If any sum is paid or credited on or after 1st August 2025, relief will be available provided that the PAN is made operative as a result of Aadhaar linkage within 2 months from the end of the month in which such payment or credit is made. ठीक है, अगर 1st August 2025 के बाद कुछ भी पेमेंट या क्रेडिट हुआ है, तो relief will be available provided that PAN is made operative as a result of Aadhaar linkage within 2 months from the end of the month in which such payment or credit is made. जिस महीने आपका पेमेंट या क्रेडिट हुआ है उसके 2 महीने के अंदर अंदर आपका आधार पैन लिंक हो जाना चाहिए। If the PAN becomes operative within this 2-month period, higher rates of TDS or TCS under sections 206AA and 206CC will not apply. ठीक है, when will relief not be available? If the PAN is not made operative within the time limits mentioned above, the deductor or collector will be required to deduct or collect tax at higher rates under section 206AA and 206CC as applicable. अब क्या क्या key points हैं? PAN becomes operative if Aadhaar is not linked with the prescribed time. An inoperative PAN can be made operative by linking Aadhaar and paying a fee of 1,000 rupees. An inoperative PAN normally attracts higher TDS or TCS under sections 206AA and 206CC. CBDT के circular ने provides time-bound relief to deductors and collectors from applying higher TDS and TCS. Relief is available only if PAN becomes operative within the specified time limit. और इसी के साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड जितने भी अमेंडमेंट्स थे वो हमारे यहाँ पर आकर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो दीज आर ऑल द अमेंडमेंट्स ऑफ इनकम टैक्स जो कि जनवरी 26 से मई 26 के बीच में है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज इसको लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड इफ यू वांट आप लोग डेफिनेटली फास्ट ट्रैक बैच के लिए अपने आप को एनरोल कर सकते हो। टुडे इज ओनली 23rd ऑफ जनवरी, 27th जनवरी से फास्ट ट्रैक बैच हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, आप वेबसाइट पर आओगे, इसी पेज के यहाँ पर जो यूजफुल लिंक्स है, यूजफुल लिंक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक है। इस वाले वेबसाइट पर जब आप लोग आओगे तो ये आपके सामने एक पॉपअप आ जाएगा। पॉपअप अगर मान लो नहीं भी आता है आगे चलकर, तो ये कोर्सेज के अंदर आप आओगे और सीए कोर्सेज में व्यू ऑल पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको सारे कोर्सेज दिख जाएंगे। यहाँ पर आप फास्ट ट्रैक भी देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास ये रेगुलर कोर्स भी है, रेगुलर बैच भी है, तो आपको जो आपको लेने का मन हो आप लोग ले सकते हो। अगर आप कोर्सेज नहीं लेना चाहते हो, आप सिर्फ बुक्स लेना चाहते हो, तो आप वापस स्टोर पर क्लिक करके नीचे यहाँ पर बुक्स में भी आ सकते हो। अभी हम लोगों के पास यहाँ पर एज ऑन 23rd जनवरी 2026 यहाँ पर टैक्स की स्कैनर्स लिस्टेड नहीं है, सेल्फ स्टडी बुक्स अवेलेबल है, लेकिन जल्दी ही यहाँ पर टैक्स की स्कैनर्स भी आ जाएंगी जो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक आपके पास हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।